कोई मुझे बताएगा कि टाइम से आप क्या समझते हैं, या हाउ विल यू डिफाइन द टाइम? हाँ जी, कोई नहीं बताएगा? क्या हो गया, सबको शाम सूझ गया है, सब सोए हुए हो? असद, मेहदी, जाफरी। यस सर। बेटा मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर। तो फिर कुछ बोलता क्यों नहीं? सर टाइम डिफाइन करने को बोला आपने। हाँ, मैं कहा कुछ तो सोचो कि टाइम अगर कोई कहे उससे क्या समझ में आता है, व्हाट क्लिक्स इन योर माइंड। अब ये मत कहना कि सर 12:55 हुए हैं टाइम से। नहीं सर, इतने गए गुजरे नहीं है अभी। अच्छा, फिर बता क्या सोचते हो टाइम के बारे में, बट हाउ विल यू डिफाइन द टाइम? सर मुश्किल है ना? टाइम एक स्केलर यूनिट है जिसमें सब कुछ मेजर किया जाता है, जो भी इवेंट्स होते हैं फ्रॉम डे टू नाइट। इवेंट्स मेजर किए जाते हैं। फ्यूचर प्रेजेंट उनकी एग्जिस्टेंस सब टाइम पे ही होती है। अच्छा, चलो बात तो कुछ कुछ सही कह रहे हो, लेकिन उसको सही तरीके से नहीं कह पा रहे। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमने सुबह बात करी कि भाई सुबह मतलब जब मैं स्टार्ट किया पीरियड तुम्हारी क्लास में, कि तकरीबन ऐसा मान के चलो कि 6 सितंबर से तुम्हारे एग्जाम्स होंगे, ऐसा मैंने कहा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या था? मोटा मोटी मैं कहूँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भाई तकरीबन 41 दिन बाद तुम्हारे पेपर्स हैं एमएमडी के। ये जो 41 दिन की मैंने बात करी, एक मेजरमेंट करी ना, किसकी? वो जो होने वाला है, आज से अभी से वहां तक की मेजरमेंट, जो कुछ होने वाला है। सिमिलरली अगर मैं ऐसा कहूं कि तुम्हारे तकरीबन 3.5 महीने एआरआई में हो चुके हैं, अगेन मैंने क्या करा, जिस दिन तुमने एआरआई ज्वाइन किया था वहां से आज तक की एक कैलकुलेशन करी पास्ट की, जो कि हो चुका है। तो टाइम इज बेसिकली व्हाट इट इज, अ मेजरमेंट। एक एक कैलकुलेशन है। एक कैलकुलेशन है किसकी? वो जो होने वाला है और या फिर जो हो चुका है। इट्स ए मेजरमेंट ऑफ एन एक्शन और अ कंडीशन दैट एग्जिस्ट, यानी कि जो होने वाला है या जो हो चुका है वहां तक की एक कैलकुलेशन। अब अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये कैलकुलेशन है, तो लॉजिकली हर कैलकुलेशन की एक खास बात होती है कि उसकी एक यूनिट डिफाइन होती है। क्या ये बात सही है? तो जिन्होंने ये बात सोची समझी, उन्होंने ये भी सोचा कि भाई टाइम की भी कोई यूनिट होनी चाहिए। इस बात को समझते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम टाइम की यूनिट एक दिन रख लें। एक दिन मतलब द डे। और दिन कैसे डिफाइन करें वो भी उन्होंने सोचा। कैसे सोचा? उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो धरती है, तो अर्थ है, वो किसी चीज के रेफरेंस में स्पेस में रोटेट करती है, और उस अनडिक्लेयर्ड चीज के रेफरेंस के हिसाब से कुछ देर के बाद घूम करके 360 डिग्री घूम करके फिर दोबारा उस चीज से इन लाइन हो जाती है। जितना टाइम ये उस चीज से दोबारा इन लाइन होने में लेगी, उसको हम द डे कहेंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? यस सर। है ना? तो इट इज द डे की डेफिनेशन बता रहा हूँ, लिखवा दूंगा बाद में। इट इज द इंटरवल इन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव meridian passage of a heavenly body over the same meridian। कहने का मतलब क्या है? मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ पे मैंने एक मेरिडियन चूज किया, मेरिडियन, और एक स्पेस में कोई बॉडी ले ली। जब हमारी अर्थ इस बॉडी से इन लाइन थी शुरू में एक बारी, और फिर हमारी अर्थ ने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू किया, और जब वो 360 डिग्री घूम गई और फिर वापस से दोबारा से इसके इन लाइन आ गई, जो टाइम पीरियड अर्थ ने लिया उसको हमने कह दिया द डे। क्या अब बात समझ में आई? पहले भी आ गई थी? यस सर। पहले भी आ गई थी, तो ये भी अच्छी बात है। चलो ओके। अब जब हमने द डे डिफाइन किया, तो ये जो चीज थी इसका नाम स्पेसिफाई नहीं किया था कि स्पेस में वो चीज कौन सी हो। फिर हमने सोचा कि भाई ऐसी कौन सी चीज रखें स्पेस में जिसके रेफरेंस में अर्थ घूम रही हो। भाई हम रेफरेंस तो कुछ भी ले सकते हैं, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल तुम अपने हाथ में कोई बॉल घुमाओ, वो बॉल रेफरेंस में, तुम सपोज अभी घर पे बैठे हुए हो, कोई भी चीज रेफरेंस में ले सकते हो ना, एनीथिंग। सपोज यू आर सिटिंग ऑन अ टेबल एट द मोमेंट, जैसे मैं बैठा हूँ टेबल के ऊपर, तो बिल्कुल मेरे सामने
एक नोटिस बोर्ड है, उस नोटिस बोर्ड पे कुछ चीजें रखी हुई है, लगी हुई है, मैं किसी भी चीज के रेफरेंस में अपना बॉल को घुमा सकता हूँ, इट कुड बी एनीथिंग। तो शुरू में हमने डिफाइन नहीं करा, अब बात आएगी वो चीज को कैसे डिफाइन करें, कौन सी चीज होनी चाहिए बेस्ट पॉसिबिलिटी। तो हमने सोचा कि वो जो चीज थी, ये वाली चीज जो पहले डिफाइन नहीं की थी, उसको हमने डिफाइन किया। हमने सोचा वो चीज होनी चाहिए समथिंग विच इज ऑन द इक्विनॉक्शियल और हमसे बहुत दूर हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस यूनिट को मॉडिफाई किया और नाम दे दिया सैटरडे डे। मतलब अब ये जो चीज थी उसको मैंने डिफाइन कर दिया, वही जो काम पहले हुआ था उसको मैंने स्टार से या बॉडी से रिफर करके एरीज कह दिया। सिंपल फंडामेंट है ना। इससे जो हमने दिन बनाया उसको कहा साइडेरियल डे। कितने लोगों को बात मेरी समझ में आ रही है साइडेरियल डे वाली? आ गई सर। समझे आ सर? गई। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। चलो पहले मैं एक चीज और बोल दूं, फिर इस बात पे वापस आता हूँ। ये जो साइडेरियल डे हमने बनाया ना, ये सबसे बेहतरीन, द बेस्ट यूनिट ऑफ डे। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी बहुत दूर थी और फिक्स्ड क्वांटिटी है। इसकी वजह से जो हमारी यूनिट बनती दिन की, साइडेरियल डे के हिसाब से यूनिट बनती, वो सबसे बेहतरीन और बेस्ट यूनिट होती। बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या थी, तुम आज से 100 साल पहले की बात करूं मैं, या आज से 5000 साल पहले की बात करूं मैं, अगर थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे, या मैं आज की भी बात करूं 2021 की 26 जुलाई की, तुम्हारी और मेरी जिंदगी भी सूरज के हिसाब से ही चलती है। क्या ये बात सही है? हाँ सर। सूरज के हिसाब से क्या चलती है बताओ? टाइम के हिसाब से देखते हैं। बेसिकली पॉइंट ये है कि हम जब डे लाइट हो जाती है तो हम उठ जाते हैं, नॉर्मल डे टू डे के काम करते हैं, है ना। और जब रात हो जाती है, जब डे लाइट छुप जाती है, तब हम सोने की तैयारी करते हैं, सो जाते हैं, है ना। ये जिंदगियां ऐसे ही चलती है मोटा मोटा। बट हाँ, हम जब जहाज पे होते हैं तो हमारी चीजें थोड़ी सी डिफर कर जाती है, बिकॉज हम लोग एक इंडस्ट्री में, एक सर्विस में है जहाँ 24 घंटे काम होता है। अदरवाइज नॉर्मल इंसान का मतलब ये हो गया, कोई दूध वाला है, कोई ऑटो वाला है, कोई मेट्रो वाला है, मेट्रो वाला तो नहीं कहूंगा, ऑटो वाला है, दूध वाला है, कोई टीचर है, कोई कारपेंटर है, कोई सफेदी करने वाला है। मोस्टली पीपल, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दे ऑल वर्क एज पर द डे टाइम, सूरज के हिसाब से ही काम करते हैं। तो ये जो साइडेरियल डे का कॉन्सेप्ट हमने बनाया था, यानी एरीज को रेफरेंस लेके हमने जो यूनिट बनाई, वो हमारा मिसमैच हो रहा था प्रैक्टिकल से। थ्योरी तो सही थी बट प्रैक्टिकल से मिसमैच हो रहा था। तो किसी ने सलाह दी कि भाई आपने साइडेरियल डे बनाया, उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों ना सूरज के हिसाब से दिन बना लें। बोले ठीक है भाई। तो हमने एक नई यूनिट बनाने की कोशिश करी, सोलर डे, यानी सूरज के हिसाब से। मैंने जानबूझ करके ये डैश डाला, बताऊंगा क्यों, बाद में बताता हूँ। सोलर डे। तो हमने कहा भाई ठीक है, तो सूरज के हिसाब से हम अपनी जिंदगी बना लेते हैं। अब जब ये कॉन्सेप्ट बनाना शुरू किया हमने सोलर डे के हिसाब से, तो टेक्निकली उसमें एक प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई अभी समझते। हमारी जो अर्थ है ना, वो सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व भी करती है। सो एक पर्टिकुलर डे जब अर्थ पे ये मेरिडियन मैंने चूज किया, ये एरीज के भी इनलाइन था और सन के भी इनलाइन था। अब हमारी अर्थ ने रोटेट करना शुरू किया। रोटेट करना जब शुरू किया, 360 डिग्री जब हमारी अर्थ रोटेट कर गई, तो 360 रोटेट करने के बाद हमारी अर्थ अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट में थोड़ा सा नीचे भी आ गई, यानी कि अर्थ की रेवोल्यूशन वाली मूवमेंट भी हो गई। तो 360 डिग्री मूव करने के बाद जब ये मेरिडियन वापस इस लाइन पे आया, तो ये एरीज से इनलाइन तो हो गया था, बट सन से इनलाइन नहीं हो पाया। सन से इनलाइन होने के लिए इस अर्थ को थोड़ा सा और रोटेट करना पड़ा। कितना? 1 डिग्री, रफली 1 डिग्री एक एंगल रोटेट करना पड़ा। और इससे जो यूनिट बनाई हमने, उसको कह दिया सोलर डे। अब अगर ये जो घूमना और ये उतरने वाला गेम था और फिर रोटेट करने वाला गेम था, वो होता तो हम सोलर डे से ही अपनी गाड़ी चला लेते। बट प्रॉब्लम क्या थी, ये जो 360 प्लस थीटा की मूवमेंट है, मान लेते हैं आज के डेट है 26 जुलाई, 25 से 26 जुलाई के बीच में 360 प्लस थीटा है, तो 26 से 27 में
360 प्लस अल्फा होगी, थीटा नहीं रहेगी, चेंज रहेगी। और बताता हूँ क्यों। 27 से 28 में 360 प्लस बीटा हो जाएगी। यानी कि एक यूनिट की सबसे खास बात क्या होती है, उसकी वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। ये वेरिएबल हो रही है, इसका मतलब अब ये वेरिएबल क्यों हो रही है वो समझते हैं। अगर हमारी अर्थ सर्कुलर पाथ पे मूव करती, सर्कुलर पाथ पे, तो ये एंगल हमेशा सेम रहता है 2 दिन के बीच में। बट क्योंकि हमारी अर्थ इलिप्टिकल पाथ पे मूव करती है, इलिप्टिकल पाथ पे, तो एक पेरिहीलियन टाइम आता है। पेरिहीलियन जब धरती नजदीक होती है, जब धरती नजदीक होती है सूरज के, वो टाइम आता है जनवरी में, हमेशा हीलियन बोलते हैं। उस पॉइंट पे धरती की जो स्पीड है मूवमेंट की, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो तेज हो जाती है, तो ये एंगल छोटा हो जाता है। और जब हमारी धरती सूरज से दूर होती है, उसको एपहीलियन कहते हैं। नॉर्मली वो टाइम जुलाई में आता है, तब हमारी धरती की स्पीड कम हो जाती है। और अगर लॉजिकली कहे तो थ्रू आउट दिस इलिप्टिकल पाथ द स्पीड ऑफ द अर्थ इज नॉट कांस्टेंट। इसका मतलब सूरज के हिसाब से हम अपनी यूनिट ऑफ डे नहीं बना सकते थे। तो ये जो सोलर डे का कॉन्सेप्ट था, उसको हमें मॉडिफाई करना पड़ा। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी, बाकी लोग भी बता दो यार, एक आध बच्चा बोल देता है, मेरे को समझ में आता नहीं है, कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। आ रही है बात समझ में? सर खाली नोट बनवा के Yes, करना sir. खत्म। ठीक है, नहीं चलो। सर, यस सर। मजा आ रहा है? कुछ समझ में आ रही है बात? हाँ जी सर, एकदम। एकदम, चलो अच्छी बात है। तो जब हम इस बात के लिए फेल हो गए और इस सूरज जो रियल सूरज है उसके हिसाब से हम अपनी यूनिट नहीं बना पाए, तब हमने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी चीज ढूंढे जो सूरज के जैसी हो, सूरज के की मोशन के आजू बाजू हो। यानी जब दिन हो तो उस बॉडी के हिसाब से भी दिन हो, जब रात हो तो उस बॉडी के हिसाब से भी रात हो। ऐसी कोई बॉडी ढूंढते। तो ये डिसाइड हुआ कि जो इस वाले सूरज में एक कमी थी, इस वाले सूरज में क्या कमी थी, ये सूरज हमारा एक्लिप्टिक पे मूव कर रहा था एट वेरिएबल स्पीड। क्या ये बात सही है? द ट्रू सन वाज मूविंग ऑन एक्लिप्टिक एट वेरिएबल स्पीड। इज इट करेक्ट? यस सर। ओके। तो हमने डिसाइड किया क्यों ना एक इमेजिनरी बॉडी बनाई जाए जो कि सूरज के जैसी हो। उसको हमने नाम दिया मीन सन का, और उस बॉडी को इक्विनॉक्शियल पे घुमा दिया, भगा दिया एट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ स्पीड। क्या ये बात समझ में आती है? यस तो जब ये मीन सन हमारा बना, मतलब उसकी इमेजिनेशन हुई, तो जो हमारा रियल सन था उसको हमने नाम दे दिया ट्रू सन का, है ना। और जो पहले यूनिट बनाई थी हमने सोलर डे वाली, उसी सन से उसको हमने एक और नया नाम दे दिया, उसको कह दिया एपरेंट सोलर डे। वी कॉल इट एज एपरेंट सोलर डे। और जो ये नया सन अभी हमने ढूंढा था, उसकी वजह से जो हमने यूनिट बनाई उसको नाम दिया हमने द मीन सोलर डे, जो कि बना था मीन सन के हिसाब से। मीन सन क्या? जो इक्विनॉक्शियल पे चल रहा है। तो इक्विनॉक्शियल पे मूव करता था और कांस्टेंट स्पीड पर चल रहा था। ठीक है। तो मीन सोलर डे के हिसाब से हमने जो यूनिट बनाई उसको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। और आपने जो घड़ी पहनी हुई है, या आपके मोबाइल पे जो घड़ी है, या आपने जो घड़ी जहाज पे देखी थी, या आपके घर की दीवार पे जो घड़ी लगी हुई है, वो सारी घड़ियां मीन सोलर डे की यूनिट के हिसाब से ही बनी हुई है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? आ गई सर। आ गई? दोबारा बता रहा हूँ ये बात। जो घड़ी आपने पहनी हुई है, जो घड़ी आपके मोबाइल पे है, जो घड़ी आपकी दीवार पे है, या जो घड़ी आपने जहाज पे जीपीएस पे देखी, वो सारी मीन सोलर डे से बनी। इस बात को मेरी याद रखना, अभी मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा इस फंडे को। सबको बात समझ में आ रही है? यस सर। यस। ओके। तो इंसान ने जो घड़ी बनाई वो बनाई मीन सोलर डे के, मीन सन के हिसाब से। मीन सन जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये बात समझ में आती है सबको? अब मुझे एक बात बताओ, दिल्ली में एक जंतर मंतर है और जयपुर में भी शायद एक जंतर मंतर है, किसी को मालूम है ये बात? यस सर। तो ये जो जंतर मंतर है वो बेसिकली क्लॉक है, किसी को मालूम है ये बात? यस सर, जयपुर वाला देखा। यस सर। तो ये जयपुर और दिल्ली में जंतर मंतर वाली क्लॉक है,
ये है नेचुरल क्लॉक, यानी ट्रू सन के हिसाब से क्लॉक। क्या ये बात भी सही है ना? तो एक हो गई नेचुरल क्लॉक ट्रू सन के हिसाब से, जो बनाई थी भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने, और किसका नाम लूं? समझ गए ना तुम बात? मतलब मैं खाली भगवान को, हाँ भाई, मैं मतलब भगवान को खाली प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मतलब सभी की बात कर रहा हूँ, मतलब नेचुरल चीज की। और एक बनाई इंसान ने मीन सन के हिसाब से। तो दो अलग अलग घड़ियां हो गई। क्या ये बात भी सही है? यस सर। तो ये जो दो अलग अलग घड़ियां हो गई, तो दोनों अलग घड़ियों के हिसाब से जब हम टाइम की बात करेंगे तो कुछ तो डिफरेंस भी होगा, हाँ या ना? हाँ सर। वो जो डिफरेंस है इन दोनों घड़ियों के बीच में, इन दोनों घड़ियों के बीच में जो डिफरेंस है, किसी भी क्षण, किसी भी पल, किसी भी घंटे में, किसी भी दिन में, उसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ टाइम। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? आ गई सर। अब ये इक्वेशन ऑफ टाइम है क्या चीज, अब इसको समझते हैं। कुछ बनाना है या मिटा दूं भाई बोर्ड पर से? मिटा दो भाई, तुमने बना लिया हो तो, या नहीं बनाना चाह रहे हो तो भी, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। मिटा दूं? फाइनल लॉक कर दूं? यस सर। इक्वेशन ऑफ टाइम देखो क्या चीज है। इक्वेशन ऑफ टाइम, अगर सेलेस्टियल स्फीयर पे हम एक डायग्राम बनाएं तो हम कुछ ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। लेट्स से दिस इज द सेलेस्टियल स्फीयर, दिस इज इक्विनॉक्शियल एंड दिस इज एक्लिप्टिक। और किसी भी दिन लेट्स से जो हमारा एक्लिप्टिक में मूव करता है वो ट्रू सन होता है, वो ऐसे चल रहा है फॉर एग्जाम्पल। और हमारा जो ट्रू सन है वो हमेशा इक्विनॉक्शियल पे रहता है, वो ऐसे चलता है ना? तो अगर हम सेलेस्टियल पोल से, क्योंकि सेलेस्टियल की बात कर रहा हूँ, एक मेरिडियन लाल सन से पास करूं साउथ सेलेस्टियल पोल को जाता हुआ, और एक मेरिडियन में ब्लू वाले सन से पास करूं, तो क्या ये एंगल बनेगा बीच में? ये जो एंगल बनेगा इसी को ही इक्वेशन ऑफ टाइम कहते हैं, है ना? तो दिस इज ट्रू सन, दिस इज मीन सन। कितने लोगों को बात समझ में आई? समझ में आ रही है भाई? दिव्य कुमार सक्सेना? यस सर, आ गई सब। आ रही है? ओके भाई, जो मैंने अब तक बातें करी है उसके नोट्स भी हैं। तुम चाहते हो तो मैं लिखवाऊं या मैं बाईपास करके सिर्फ रिवीजन करा दूं? कहाँ जा रहा है? हाँ लो जी, नोट्स बना लो फिर। हो गया सर। ओके हो गया। ओके हो गया सर। सर हो गया, चेंज कर दीजिए। यही जो डायग्राम मैंने बोर्ड पर बनाया था 2 डायमेंशन में, ये वही डायग्राम है जो आप लोग देख रहे हो 3 डायमेंशन। सिर्फ इस डायग्राम में जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मेरिडियंस ट्रू सन और मीन सन से पास नहीं कर रहे। जो डायग्राम मैंने बोर्ड पर बनाया था उसमें मेरिडियंस ट्रू सन और मीन सन से पास कर रहे थे और एग्जैक्टली इक्वेशन ऑफ टाइम हमारे को दिख रहा था। बट ये जो इमेजिनेशन है जो बोर्ड पे मैंने बनाया था, उसका रियल इमेजिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। थैंक यू सर। हाँ जी, आगे बढ़ा दूं? यस सर। बढ़ा दिया भाई, बढ़ा दिया। हाँ जी, हो गया सबका? यस सर। ओके, तो जो हमारी 2 घड़ियां थी, एक ऊपर वाले की और एक नीचे वाले की, एक ट्रू सन से बनी हुई और एक मीन सन से बनी हुई। डे, मीन सोलर डे डिफाइन करने के बाद या एप्रन सोलर डे डिफाइन करने के बाद हमारे को एक दिन में हमने 24 घंटे बनाए। जीएटी के भी 24 घंटे और हमारे मीन सोलर डे के भी 24 घंटे, दोनों घड़ियों के हिसाब से 24 घंटे। और उन 24 घंटे बनाने के बाद हमारे को जीएमटी और जीएटी बनाना पड़ा रेफरेंस बनाने के लिए, कि आखिर कुछ रेफरेंस तो चाहिए हमारे को। तो वो दोनों जो जीएमटी और जीएटी है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं।
इनको मैं डिफाइन करूंगा, बोर्ड पे समझाऊंगा अच्छे से, अभी लिख लो। नेक्स्ट क्लास में आई विल एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली इज जीएमटी, व्हाट एग्जैक्टली जीएटी, फिर उनको समझना कैसे और कैसे रिप्रेजेंट करना। तो इन दिस क्लास अभी टाइम खत्म होने वाला है, तो वी जस्ट नोट डाउन दिस, 2-3 डेफिनेशन लिख लो, नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करूंगा। और एक हमने लोकल मीन टाइम बनाया और एक हमने लोकल एपरेंट टाइम बनाया, दोनों की ही अंडरस्टैंडिंग अगली क्लास में बात करूंगा। और इन दोनों चीजों से हमने इक्वेशन ऑफ टाइम को कैसे रिलेट किया वो भी हम अगली क्लास में सीखेंगे। इसके बारे में बाद में बात करूँ, और यहीं पे खत्म करते हैं क्लास आज की। आई एम जस्ट क्लोजिंग इट अप। ये जो सर्कल था ना 360 डिग्री का, ये जो सर्कल था 360 डिग्री का, अगर हम इक्विनॉक्शियल की बात करें, दिस वाज अ ग्रीनविच मेरिडियन। क्या ये बात सही है? हम हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। यस सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर जब ये अभी क्लॉक वाली बात हो रही है तो सर ये फिर सर्कल का कैसे डिसाइड हुआ कि यही 360 डिग्री है? ये तो मैथमेटिक्स से पता लगा था ना, हमें तो बहुत पहले पता लग गया था ये बात कि हमने मैथमेटिक्स में ये समझा कि सर्कल जो है उसमें जो एंगल बनेगा वो 360 का बनेगा। जो सर्कल बनता था वो 360 का एंगल हमने बहुत पहले डिसाइड कर लिया। अब तुम पूछोगे कि 360 ही क्यों, ये कहना चाहता है? यस सर, मतलब ये यही फिगर 360। मैं तेरी बात समझ गया, बट मेरे को आई एम नॉट श्योर कि व्हाई दिस 360। मुझे ये पता है कि पहले जमाने में ये जो सर्कल हुआ करता था, इफ दिस इज रेडियस एंड दिस इज आल्सो रेडियस, दिस एंगल इज पाई, सॉरी दिस एंगल इज 57.13, बट ये 360 ही क्यों चूज किया, इसका आंसर मेरे पास अभी नहीं है। बट यस, तूने अब क्वेश्चन रेज किया है तो मैं कोशिश करूंगा इसके बारे में भी फाइंड आउट करने की कि हमने जब एंगल्स बनाए तो इसको 360 ही क्यों लिया, व्हाई 360 ओनली, व्हाई नॉट समथिंग एल्स। मेरे पास अभी इसका आंसर नहीं, ठीक है, बट जो 24 की मैंने बात बताई वो मेरे पास आंसर है क्योंकि वो मेरा टॉपिक था। बट यस, तूने रेज किया तो मैं इसको पता करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आई विल ट्राई एंड फाइंड आउट कि व्हाई ओनली 360 इन अ सर्कल, व्हाई नॉट समथिंग एल्स। हाँ, सो मैं ये कह रहा था, मान लो सब लोग ग्रीनविच मेरिडियन पे जाके खड़े हो जाओ। अगर सन ग्रीनविच मेरिडियन के ऊपर है, अगर सन ग्रीनविच मेरिडियन के ऊपर है तो दोपहर के कितने बजे होंगे? 12:00 आज के हिसाब से, सही है कि नहीं? और जब सूरज यहाँ पर होगा, इंफीरियर मेरिडियन पे होगा, तब रात के 12 बजे होंगे आज के हिसाब से। क्या ये बात सही है? यस सर। है ना? अब ये दो लाइन हमने क्यों चूज करी समझते हैं पहले। जब भी सूरज हमारे मेरिडियन पर होता है, जैसा कि मेरिडियन पैसेज के टाइम पे हम वैल्यू लेते हैं, वी आर श्योर कि नाउ बॉडी इज आवर मेरिडियन, क्लियर कट, वी आर श्योर अबाउट दैट। सिमिलरली जब बॉडी हमारे इंफीरियर मेरिडियन पे होगी, देन आल्सो वी आर वेरी श्योर कि बॉडी एग्जैक्टली कहां पर है। बट कभी भी बॉडी यहाँ होती है, then we are not sure exactly बॉडी कहां पर है। इसी बात को समझते हुए हमारे पास दो ऑप्शन थे कि ये जो 360 डिग्री का एंगल है इसको 24 घंटों में हमने डिवाइड करना है, तो 12 की वैल्यू यहाँ पे लिखे या 12 की वैल्यू यहाँ पे लिखे। यानी कि लॉजिकली बताओ मेरे को, जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा दिन क्यों शुरू होता है? इसके पीछे रीजन ये है, मान लेते हैं इसको 1200 के बजाय मैं इसको 000 आवर कह देता या 2400 कह देता, ये तो दोनों एक ही बात है। क्या ये बात सही है? Yes, sir. अगर ऐसा होता, आज के हिसाब से इसको 1100 कहते हैं आज के हिसाब से, और इसको 1300 कहते हैं, ये बात भी सही है? Yes, sir. बट अगर मैं जीरो की फिलॉसफी रखता तो इसको मैं क्या कहता, 2300, और इसको क्या कहता, 0100। क्या ये बात भी सही है? Yes, sir. अगर मैं इसको 2300 कहता, इसको 0100 कहता, तो मान लेते हैं आज 30 जुलाई है, तो 12 बजे के बाद, आज के 12 बजे के बाद ये डेट क्या हो जाती? अगर ऐसा होता तो एक वर्किंग डे में 2 डेट्स हो जाती। देयर विल बी 2 डेट्स इन 1 वर्किंग डे। इसी एम्बिग्यूटी को सॉल्व करने के लिए हमने फंडा बनाया कि जब हम सो रहे होंगे, यानी कि जब सूरज ग्रीनविच के ऑपोजिट डायरेक्शन में इंफीरियर मेरिडियन पे होगा, तब हम उसको 000 कहेंगे, और जब सन मेरिडियन पे आएगा तब उसको 1200 कहेंगे।
आ रही है बात समझ में? इस पार्ट को हम 12 घंटे का दिन कहेंगे, इस पार्ट को हम 12 घंटे का की रात कहेंगे। कितने लोगों को समझ में आई बात? दैट इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ AM एंड PM, एंटी मेरिडियन एंड पोस्ट मेरिडियन। बात समझ में आ रही है? यस सर। क्लियर होगी बात? अब आता हूं मैं GMT पे। यही जो डायल है हमारा, इसमें इसको ग्रीनविच कहते हैं, इसको इंफीरियर मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच कहते हैं। तो मीन सन की जो पोजीशन है, मीन सन की जो पोजीशन है फ्रॉम द ग्रीनविच मेरिडियन मेजर्ड क्लॉकवाइज इज कॉल्ड एज GMT। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? यस सर। ये डेफिनेशन तुमने उस दिन लिखी थी ना? यस सर, चार्ट डेफिनेशन में लिखी थी सर। ये जो सारी मैंने कहानी बताई है अभी, वो इसी बात को समझाने के लिए बताई है कि हमने यहाँ से क्यों मेजर किया, कहीं और से मेजर क्यों नहीं किया। ये सारी कहानी के पीछे रीजन यही था, ये बात समझाने का कि डायल हमने 0-0 कहाँ से स्टार्ट की। हाँ जी, किसी कोई डाउट आ रहा है GMT के बारे में? सिमिलरली एक हमने ऊपर वाले की घड़ी बनाई, GAT का मतलब भी वही था, सिर्फ इसमें ट्रू सन आ गया। ये ग्रीनविच और ये ग्रीनविच मेरिडियन, इंफीरियर मेरिडियन, एंड द पोजीशन ऑफ ट्रू सन विद रिस्पेक्ट टू इंफीरियर मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच is called as GAT। हाँ जी, बात समझ में आ रही है? यस सर। ये डेफिनेशन उसी लिख ली थी तुम लोगों ने कॉपी में अपने, GMT और GAT की? यस सर। ठीक है, तो एक तो हमने ये बनाया GMT एंड GAT। अब GMT और GAT को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज ग्रीनविच ट्रू सन मीन सन, दिस इज GMT, दिस इज GAT। क्या ये बात भी सही है? इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको कहेंगे इक्वेशन ऑफ टाइम। एक बार लास्ट वाला समझा दीजिए सर, इक्वेशन टाइम। अभी समझाते हैं, अभी समझाते। अच्छा हुआ किसी ने तो पूछा, शुड आस्क। मैं इसको और डिटेल में समझाना चाहता था, बट मैंने लगा कि बच्चे पता नहीं समझ पा रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं या नहीं सुनना चाह रहे हैं। GMT GAT समझ में आया? यस सर। समझ में नहीं आया, मैं समझाऊंगा अभी और डिटेल में, तो गो जरा। अब तूने पूछ ही लिया था, मुझे अब इसको सेलेस्टियल स्फीयर पे जाके समझाना पड़ेगा। चलो, कुछ छापना है क्या मिटा दूं? हेलो, अब एक बड़ी पिक्चर समझो। तो एक बड़ा क्वेश्चन जो इसने पूछा है उसके लिए मुझे बड़ी चीज समझानी पड़ेगी। सब लोग एक बात बताओ, ऑन अ सेलेस्टियल स्फीयर अगर ये इक्विनॉक्शियल है, ये एक्लिप्टिक है, तो मीन सन तो हमेशा इक्विनॉक्शियल पे दौड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। हेलो, है ना? और जो हमारा ट्रू सन होगा वो हमेशा ही एक्लिप्टिक पे दौड़ेगा। ये बात भी सही है? यस सर। एक बार इमेजिनेशन पे दोनों को रखो, और ये मैंने क्या पास किया अभी? दोनों के मेरिडियन और उसके बीच सर मेरिडियन। दोनों के मेरिडियन बिल्कुल सही है ना? कोई डाउट तो नहीं है? नो सही सर। ओके, ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ। इतने क्वेश्चन पूछ लिया तो डिटेल में बात करूंगा। मुझे एक बात बताओ, ये मीन सन तो इक्विनॉक्शियल पर है और ट्रू सन एक्लिप्टिक पे है, तो क्या ये दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हैं, हाँ या ना? कोई डाउट इसमें? ये दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हैं, बट अगर हम किसी चीज को कंपेयर करना चाहते हैं सपोज, तो हमें उन दोनों चीजों को किसी कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आना पड़ेगा। क्या ये बात भी सही है? यस सर। सो हमारी जितनी भी नेविगेशन है, GH की बात कर लो, LH की बात कर लो, SH की बात कर लो, क्या वो सारी इक्विनॉक्शियल पे है? हेलो, क्या मेरा क्वेश्चन समझ नहीं आया? हम सारा हम इक्विनॉक्शियल पे तो नापते हैं, इक्विनॉक्शियल पे। हेलो, लिसन नहीं मेरा भाई, GH LH के कहाँ पे नापते हैं हम? इक्विनॉक्शियल के हिसाब से। पे है वो डायल क्या होता है? इक्विनॉक्शियल तो होता है या नहीं? यस सर। अब मुझे तो इन दोनों लोगों को, दोनों चीजों को अगर हमें कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आना था, तो हमारे पास दो ऑप्शन थे। या तो हम मीन सन को एक्लिप्टिक पे ले जाएं और फिर दोनों को नाप लेते, या दूसरा ऑप्शन था हमारे पास कि हम ट्रू सन को इक्विनॉक्शियल पे ले आए और फिर नाप लें। क्योंकि सारी चीजें इक्विनॉक्शियल के हिसाब से होती थी, तो हमने सेकंड ऑप्शन को तवज्जो दी और हमने इस ट्रू सन की परछाई को इक्विनॉक्शियल पे उतारा। ग्रीन कलर वाली, कितने लोग देख पा रहे हो? ग्रीन कलर। यस सर। यस सर। तो जो मरीडियन ट्रू सन से पास होकर के इक्विनॉक्शियल पे जहां पर फॉल कर रहा था, उस पॉइंट पे हमने ट्रू सन की शैडो को उतार लिया। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, प्लस आर्क ऑफ इक्विनॉक्शियल भी तो बन रही है, सही है कि नहीं? हेलो, यस सर। आर्क ऑफ इक्विनॉक्शियल भी तो बन रही है ना? अब इस डायग्राम पे आ जाओ, क्या ये इक्विनॉक्शियल नहीं है? ये इक्विनॉक्शियल है, ये पोल है,
तो ये क्या बनाया था मैंने, मेरिडियन पासिंग थ्रू ट्रू सन, यस और नो। और ये क्या बनाया था, मेरिडियन पासिंग थ्रू मीन सन। और ये इन दोनों के बीच में क्या है, आर्क ऑफ इक्विनॉक्शियल। और पोल पे जो एंगल है उसको क्या कहूँ, इक्वेशन ऑफ टाइम, यस और नो, दिस इज इक्वेशन ऑफ टाइम। अब बात समझ में आई, ये मैंने क्या बनाया है, छापो। यस सर। हाँ जी, सबको समझ में आ रही है बात मेरी। निखिल अग्रवाल, यस सर, आगे। बेटा समझ में आ रही है बात। ओके, अब एक और चीज देखो, इस डायग्राम पे आ जाओ, जीएमटी वाले डायग्राम पर आ जाओ। अगर मेरी क्लॉक यहाँ पे शुरू होती है तो जब मीन सन यहाँ पर होगा तो जीएमटी की वैल्यू क्या होगी, 1200, बिल्कुल सही। जब क्लॉक मेरी जीएटी वाली यहाँ पे शुरू होती है, जब ट्रू सन यहाँ पर होगा तो जीएटी की वैल्यू क्या होगी, 1202 बोलो बोलो, सिंपल, यस 1200। इस डायग्राम में जब मीन सन यहाँ पहुंचेगा तब जीएमटी की वैल्यू क्या होगी, 1200। और जब मीन सन यहाँ होगा तब ट्रू सन क्या होगा, थोड़ा पीछे ही होगा ना, 2000 मिनट पीछे सर। सही है कि नहीं, द ट्रू सन विल बी लिटिल बिहाइंड, हाँ या ना। यस सर। जितना भी बिहाइंड पीछे होगा वो किसके बराबर होगा, इक्वेशन ऑफ टाइम के। क्या ये बात सही है। दूसरा सिनेरियो बना रहा हूँ, इसी चीज का दूसरा सिनेरियो जो मैंने बात करी है, इसमें मैंने मीन सन को एक तरफ रखा है। अब यही चीज इस डायग्राम पे बना रहा हूँ। मान लेते हैं ये मीन सन होता, ये ट्रू सन होता सपोज, तो जब ट्रू सन यहाँ पहुंचता तब जीएटी क्या होता, 1200। जब ट्रू सन यहाँ पहुंचता तो मीन सन कहाँ होता, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। और ये क्या होता, इक्वेशन ऑफ टाइम। क्या ये बात सही है? क्या दो डिफरेंट सिनेरियो समझ में आ रहे हैं, हाँ या ना। हेलो, यस सर, आगे। दो डिफरेंट सिनेरियो समझ में आ रहे हैं। इसमें इन दोनों में ये जो गोल गोल है इसको रेस का मैदान मान लो। क्या मान लो, 400 मीटर की दौड़ का रेस का मैदान। ये रेस यहाँ पे शुरू होती है, स्टार्ट एंड स्टॉप पॉइंट ये है, और क्लॉकवाइज सबने दौड़ना है। तो मुझे एक बात बताओ, इस वाले डायग्राम में मीन सन आगे है या ट्रू सन आगे है, मीन सन। सर ट्रू सन, भाई इस वाले डायग्राम की बात कर रहा हूँ। उसमें सर मीन सर। इसमें कौन आगे है, सर ट्रू सन। ठीक है। तो एक बार मीन सन आ गया है, एक बार ट्रू सन आ गया है। उन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या कहा है, जब भी मीन सन आगे होगा whenever mean sun is ahead of true sun, equation of time is positive. Whenever true sun is ahead of mean sun, equation of time is नेगेटिव। ये दोनों डायग्राम बनाओ, ये दोनों स्टेटमेंट लिखो और दिमाग में हल्का हल्का डालो, हल्का हल्का। डिटेल में अभी घुसाऊंगा, चिंता ना करो। गौतम कुमार पंडित,
यस सर। पंडित जी को समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। वैसे इतना ज्ञान तो पंडित जी आपको पहले से ही होगा, शास्त्र वास्त्र का ज्ञान थोड़ा बहुत है? नहीं सर, कुछ नहीं। कुछ नहीं है। विपिन को है सर, विपिन को सबसे ज्यादा है। विपिन को है? अच्छा भाई, विपिन तेरे को है? क्या कह रहे हैं बच्चे? तेरी टांग खींच रहे हैं। सर उसके लिए ऑड नंबर भी 6 है। क्या कह रहे हैं? उसके लिए सर ऑड नंबर भी 6 होता है। ऑड नंबर भी 6 होता है। अच्छा हाँ जी, सबने छाप लिया, आगे बढ़ो। यस सर। यस सर। एक बार रिकॉल करा रहा हूं, अगर मीन सन आगे होता है तो उसको पॉजिटिव इक्वेशन ऑफ टाइम कहते हैं। अगर ट्रू सन आगे होता है उसको नेगेटिव इक्वेशन ऑफ टाइम कहते हैं। आगे होने का मतलब क्या होता है वो मैंने तुम्हारे को दोनों डायग्राम से समझाया। क्या ये दोनों बातें समझ में आती हैं? यस सर। ओके। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मीन सन दिखाई देता है? नो सर, अच्छा, वो क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि सर वो इमेजिनरी है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसी कोई चीज ही नहीं है। सिंपल सी बात है ना। तो डिफरेंशिएट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बात करना चाहता हूँ। एक सन जो हमें दिखाई देता है उसको ट्रू सन कहते हैं। एक सन जो हमें नहीं दिखाई देता उसको मीन सन कहते हैं। सही है ना? यस सर। यस। हमारे हाथ में जो घड़ी बनी हुई है, सॉरी, हमारे हाथ में जो घड़ी पहनी हुई है, या हमारे मोबाइल पे जो घड़ी है, या हमारे जीपीएस पे जो घड़ी है, या हमारी वॉल क्लॉक पे जो घड़ी है, वो सारी घड़ियां मीन सन से बनी हुई है। क्या ये बात भी ठीक है? यस सर। है ना? ओके। अगर ये बात सही है तो एक बारी सब लोग ग्रीनविच मेरिडियन पे जाके खड़े हो जाओ। हो गए सर। सारे खड़े हो गए? Yes, अब sir. ऐसा हो कि दोपहर के 12 बजे का वक्त है, तकरीबन 12 बजे का वक्त है ग्रीनविच मेरिडियन पे, समर टाइम है। अब मुझे बताओ क्या फील हो रहा है? बहुत गर्मी है Good. और क्या लग रहा है? अब एक बार सूरज को देखो। सर, नहीं देख सकते, आंखें जल जाएंगी। नहीं देख, बिल्कुल सही बात है। तो भाई गॉगल लगा ले यार, पुट योर गॉगल्स। बारिश हो रही सर, सूरज दिख नहीं रहा है क्या कह रहा है? अरे बारिश हो रही है? मैजिकल भाइयों, ओवरकास्ट स्काई। सर ऑब्सकर्ट स्काई है। कौन कह रहा है बारिश हो रही है भाई? इमेजिन कर लो भाई, इमेजिन कर लो। तुम यहाँ पे खड़े हो, है ना? अब जो सन, मान लेते हैं दोपहर का वक्त है, ट्रू सन तुम्हारे मेरिडियन पर आया। तुम्हारा मेरिडियन का मतलब क्या हुआ? ग्रीनविच में सर। तो कौन सा सन मेरिडियन पर आया? सर ट्रू सन। तो क्या जीएटी की वैल्यू 1200 होगी सर। होगी ना? कोई डाउट नहीं है। अब जैसे ही ट्रू सन तुम्हारी मेरिडियन पर आया, उसी वक्त तुमने अपनी हाथ की घड़ी पे या मोबाइल पे टाइम देखा। उसमें टाइम हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल, क्या टाइम हो रहा था? 12:06 सर। 12:06। क्या इस बात का ये मतलब नहीं है कि जो हमारा मीन सन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर है? क्या ये बात सही है सर। क्यों? यस सर। क्योंकि अगर मीन सन यहाँ पर होता तो जीएमटी पे भी 12 बजते, बट क्योंकि हमारी घड़ी पे 12:06 हुए थे, इसका मतलब मीन सन थोड़ा सा आगे होगा। हाँ या ना? यस सर। अगर ये बात सही है, इसको क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ टाइम। अब क्योंकि मीन सन आगे है तो इक्वेशन ऑफ टाइम पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। इक्वेशन ऑफ टाइम की वैल्यू कितनी होगी? क्या मैं इसको ऐसे कह दूं, GMT माइनस GAT इक्वल टू प्लस 12:06 माइनस 12 इज इक्वल टू प्लस 6 मिनट। क्या ये बात सही है? यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। दूसरा सिनेरियो, अब दोबारा ग्रीनविच पे खड़े हो, सब लोग पहुंचो ग्रीनविच पे। अब मान लेते हैं जब तुम्हारा ट्रू सन मेरिडियन पे आया तो GAT की वैल्यू क्या थी? उसी वक्त तुमने अपनी हाथ की घड़ी पर देखा तो टाइम हो रहा था 11:55। क्या मतलब हुआ इस बात का? मीन सन कहां पर है? पीछे। पीछे। ये एंगल की वैल्यू कितनी होगी? इक्वेशन ऑफ टाइम नेगेटिव GAT माइनस GMT इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ टाइम 12 माइनस 11:55 इज इक्वल टू 5। माइनस मतलब सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक। माइनस मीन्स सिंबॉलिक।
कौन आगे कौन पीछे। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? नेगेटिव मीन्स ट्रू सन अहेड, पॉजिटिव मीन्स सन अहेड। बात समझ में आई? अरे भाई कुछ तो बोल दो हाँ या ना। यस सर। अगर ये बात समझ में आई तो इक्वेशन ऑफ टाइम को क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ टाइम को देसी भाषा में, इक्वेशन ऑफ टाइम क्या चीज है? कौन कितना आगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? कौन मतलब मीन सन या ट्रू सन सर। कितना मतलब वैल्यू, क्वांटिटी। 5 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, कितना आगे। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। क्रिस्टल क्लियर है। अब इसका एक्चुअली मतलब क्या, अभी आ रहा हूँ उस पर धीरे धीरे, एक कहानी बना रहा हूँ, एक ढांचा बना रहा हूँ। ये बात समझ में आई? छापो इसको इतना, फिर आगे की बात करता हूँ। यही सारा गेम है इक्वेशन बैंक का, जो मैं इतना धीरे धीरे बता रहा हूँ। कई लोग सोच रहे हैं सर क्या मजाक कर रहे हैं, पर ये सारी चीज ही इंपॉर्टेंट है जो मैं बात कर रहा हूँ। सारा फंडामेंटल इसी पे ही है। हाँ जी, समझ में आई बात? एक ब्रेक ले लें? यस सर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं और फिर इसकी आगे की कहानी करेंगे शुरू। जाइएगा कहीं नहीं, रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आने वाली है एक नई कहानी आपके सामने बहुत ही जल्दी। बाय, मिलते हैं ब्रेक। Thank you, sir. सतर्क रहें। जय हिंद। ब्रेक के बाद मिलते हैं। बाय। एल्मनाक निकाल के 22 जुलाई वाले पेज पे जाओ, आज की डेट के नजदीक है। हाँ जी, एल्मनाक निकाल दी सबने? यस सर। मुझे बताओ, इसमें 20 जुलाई वाले दिन में स्टारबोर्ड साइड वाले पेज पे नीचे सन का एक कॉलम बना हुआ है। यस सर। यस। उसमें डेट लिखी हुई है 20, उसके बाजू में 2 कॉलम है इक्वेशन ऑफ टाइम के, 00 आवर पे, 1200 आवर्स पे, और उसके बाद एक मेरिडियन पैसेज का टाइम लिखा हुआ है। क्या सब लोग देख पा रहे हैं? यस सर। यस। ये जो 12:06 का टाइम लिखा हुआ है, ये कौन सा टाइम लिखा हुआ है? GMT या GAT या LMT? GMT। जैसे GMT है GMT सर। टाइम 12:06। इसका मतलब क्या हुआ? 20 तारीख को अगर आप लोग ग्रीनविच पे खड़े होंगे और मेरिडियन पैसेज का टाइम होगा, यानी कि जब ट्रू सन तुम्हारे मेरिडियन पर आएगा, तब तुम्हारी घड़ी में टाइम 12:06 हुआ होगा। क्या ये बात सही है? यस सर। तो इसका मतलब मुझे बताओ, जस्ट बाय लुकिंग एट 12:06 टेल मी द इक्वेशन ऑफ टाइम। 6 मिनट्स आधा अधूरा सही, प्लस 6 मिनट। पूरा सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। प्लस 6 मिनट इज द इक्वेशन ऑफ टाइम। क्या सब लोग देख पा रहे हैं? यस सर। अब इस वाले कॉलम के लेफ्ट साइड में जो कॉलम है, उसमें देखो लिखा हुआ है 1200 पे इक्वेशन ऑफ टाइम की वैल्यू 6 मिनट 19 सेकंड। क्या सब लोग देख पा रहे हैं? अरे भाई कुछ तो बता दो सर। 6 मिनट 21 सेकंड। अरे मेरी में तो कौन से 20 जुलाई देख रहे हो ना, कौन से देख रहे हो तुम? सर वो Yes, sir. 2008 में। 2008 में सर। भाई ऐसे मत करो यार, मैं 92 की बात कर रहा हूँ। हम लोग 92 यूज करते हैं सारा सेकंड मिनट में, हम कभी भी 2008 यूज ही नहीं करते हैं। कंफ्यूजन मत रखिए सर, मैंने शुरू में भी बताया था आप लोगों को, सब लोग 2008 नहीं 1992 की एल्मनाक से काम चलाएंगे। यस सर। तो ये जो 6 मिनट 19 सेकंड लिखा हुआ है, ये मिनट और सेकंड में वैल्यू दी हुई है। जो आपने अभी बताया प्लस 6 मिनट, वो मिनट में था, सेकंड में नहीं था। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ टाइम एट 1200 GMT इज 6 मिनट 19 सेकंड। कितने? प्लस 6 मिनट 19 सेकंड। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? आ गई भाई? और GMT 00 आवर्स पे इक्वेशन ऑफ टाइम की वैल्यू बताएं मुझे फिर। 6 मिनट 18 सेकंड्स। गलत। प्लस 6 मिनट 18 प्लस 6 सेकंड। मिनट 18 सेकंड। अब सही है? यस सर। अब सब लोग आ जाओ 21 सितंबर पे, 21 सितंबर। आ गए सर। मुझे बताओ 21 सितंबर को इक्वेशन ऑफ टाइम की वैल्यू क्या है? मोटा मोटी -7 मिनट 3 सेकंड। बिल्कुल सही, वो 12 बजे है
और 00 आवर पे -6 मिनट -6 मिनट 53 सेकंड। क्या ये बात सही है? यस सर। और मैं अगर इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 12 घंटे में इक्वेशन ऑफ टाइम चेंज हुई 6 सेकंड। क्या ये बात भी सही है? सर 9 सेकंड हुई। 9 कैसे हुई? सॉरी 10 सेकंड हुई यार। 10 सेकंड हुई है। यस सर 10 हुई, सॉरी 7+3। हाँ 7+3 करेक्ट। क्या ये बात सही है? 12 घंटे में इक्वेशन ऑफ टाइम चेंज हुई 10 सेकंड। तो मोटा मोटी क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ 1 घंटे में 1 सेकंड इक्वेशन ऑफ टाइम चेंज हुई? यस यस सर, इस बात से मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि इक्वेशन ऑफ टाइम इज अ डायनामिक चेंज, डायनामिक थिंग विच इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। क्या ये बात भी सही है? यस सर। आ रही है बात समझ में? तो इक्वेशन ऑफ टाइम अभी 5 मिनट पहले कुछ और था, अगले 5 मिनट में कुछ और होगा। मुझे मालूम है हमने 1 घंटे में 1 सेकंड की बात करी है अभी, तो 5 मिनट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमारी घड़ी के हिसाब से फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर मैं नैनो सेकंड की बात करूं तो फर्क पड़ेगा कि नहीं? यस सर, बस यही बात समझाना चाह रहा था कि इक्वेशन ऑफ टाइम एल्मनैक से कैसे देखते हैं, इक्वेशन ऑफ टाइम पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखते हैं, कितनी वैल्यू कहां से देखते हैं, और ये बात समझाना कि इक्वेशन ऑफ टाइम हर सेकंड चेंज हो रही है। क्या ये पूरी बात समझ में आई सबको? यस सर आ गई। तो पूरा इक्वेशन ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट समझ में आया फ्रॉम द स्टार्ट टू दिस पॉइंट। ये पूरी अंडरस्टैंडिंग है इक्वेशन ऑफ टाइम की कि इक्वेशन टाइम चीज क्या है, यस सर, उसे हम मरीन अल्मनैक से कैसे देखते हैं। सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? नो सर, तुम लोगों को पहले ये बात मालूम थी सारी जो मैंने बताई है आज? यस सर बताई थी केपी सर। ये सब बताई पहले थी केपी को? बताया था। पहले मालूम थी? मालूम था। ठीक है चलो, अच्छी रिवीजन हो गई। चलो अब आगे कुछ क्वेश्चन दे दूं तुम्हारे को। अच्छा एक चीज रह गया, यस आई फॉरगॉट टू डू एलएमटी पार्ट। ओके अब एक छोटा सा एलएमटी भी कर लेते हैं इसी पार्ट। लेट्स डू अ बिट ऑफ एलएमटी गेम, और फिर छोटे छोटे से 2-3 न्यूमेरिकल करके, छोटे न्यूमेरिकल कराऊं या बड़े बड़े न्यूमेरिकल भी कराऊं? दोनों करा दो सर। दोनों करा दूं? अच्छा जो काम हमने ग्रीनविच से किया है वही काम एक ऑब्जर्व अगर वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर हो तो उसके इंफीरियर मेरिडियन से द पोजीशन ऑफ मीन सन is called as LMT and the position of true sun is called as LAT, is called as LAT, and difference between the two is called equation of time. क्या ये बात समझ में आ रही है? हम ऐसा कह सकते हैं LMT minus LAT is equation of time और LAT minus LMT is equation of time. This is positive, this is negative, or we can say GMT minus GAT is equation of time positive, GAT minus GMT equation of time negative. क्या ये बात समझ में आती है? यस सर, अगर ये बात समझ में आती है तो एक बार वापस से एल्मनैक पे चलते हैं। मैं कुछ और चीज भी सिखा देता हूँ यार। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग एल्स आल्सो। कोई पेज खोलो, कोई डेट 22 जुलाई का पेज खोलो, वापस से 20, 21, 22 का पेज खोलो। हेलो खोल लिया भाई? ये सब खोल लिया। देखो स्टारबोर्ड साइड वाला जो पेज है उसमें पहला कॉलम किस चीज का है? अरे भाई कॉलम पूछ रहा हूँ, रो कॉलम में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं? भाई कोई बता ही नहीं रहा, मुझे बताना पड़ेगा। पहला कॉलम है जीएमटी का। हेलो यस सर। सही है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नो सर। नहीं सर। अच्छा तो जीएमटी
1000 आवर्स पे यहाँ पे GHA ट्रू सन दिया हुआ है, क्या ये बात सही है? यस सर। क्या वैल्यू दी है बताओ मुझे? 300। क्या सब लोगों को ये वैल्यू मिल रही है? यस सर। ये GMT 1000 आवर्स का मतलब क्या है? अगर मैं डायल बनाऊं, दिस इज ग्रीनविच, दिस इज इंफीरियर मेरिडियन, 360 डिग्री इज इक्वल टू 24 आवर्स, सो 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। क्या ये बात भी सही है? यस सर। सो 1000 आवर्स का मतलब ये हुआ, टाइम जो मेजरमेंट होती है इंफीरियर से होती है, 15 इंटू 10 150 डिग्री। क्या ये बात सही है? यस। तो क्या यहाँ पर मैं मीन सन बना दूं? कोई परेशानी? हेलो। यस सर। अब ये जो GHA ट्रू सन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से 328 का एंगल, क्या ये बात भी सही है? किसका? सर ट्रू सन का। ये 150 है, तो ये एंगल कितना है? तो 328। क्या मैं यहाँ पे नहीं बना सकता ट्रू सन को? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? सो दिस एंगल इज 32825। समझ में आई बात? यस सर। आई। तो ये क्या है? इक्वेशन ऑफ टाइम सर। इक्वेशन ऑफ क्यों एंगल? क्योंकि हम एंगल में बात कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम की बात है, हैज टू बी इन टाइम फॉर्मेट। सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, इक्वेशन ऑफ टाइम एंगल इज इक्वल टू 300 GMT वाला माइनस 328। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? नहीं आई? सर एक बार प्लीज रिपीट कर दो। अच्छा रुको, दोबारा आ जाने दीजिए थी, बट शायद क्योंकि ये बात पहले नहीं बताई इसलिए थोड़ी टाइम लग रहा है। ओके, दोबारा बना रहा हूँ। एक बार एल्मनैक के राइट साइड वाले पेज पे कंसंट्रेट करो। मुझे बताओ, जो पहला कॉलम है क्या वो GMT का है? यस सर। GMT का जो कॉलम है पहले वाला, एक्चुअली में वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पोजीशन ऑफ मीन सन ऑन द डायल और द इक्विनॉक्शियल। क्या ये बात सही है? यस सर। कहां से? विद रेफरेंस टू व्हाट? इंफीरियर मेरिडियन। क्या ये बात सही है? इसका मतलब अगर ये 1000 की बात कर रहा है, तो अगर मैं एक डायल बनाऊं, तो अगर ये ग्रीनविच है, ये इंफीरियर मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच है, और GMT का मतलब पोजीशन ऑफ मीन सन विद रिस्पेक्ट टू ग्रीनविच, इंफीरियर मेरिडियन ग्रीनविच होता है, तो 10 आवर्स को 10 इंटू 15 करूं तो क्या वैल्यू बनेगी? 150 डिग्री, हाँ या ना? यस सर। तो यहां से 150 की वैल्यू कुछ ऐसे बनेगी, दिस इज 150। यस और नो? यस सर। और अगर ये 150 का एंगल इंफीरियर से है, तो ये एंगल कितना होगा? 150 प्लस 180 इक्वल टू 330। क्या ये बात सही नहीं है? यस सर। इतनी बात समझ में आई? तो मैंने पोजीशन ऑफ मीन सन फिक्स कर दी। अब GHA ट्रू सन की बात कर रहा हूँ। GHA ट्रू सन, GHA इज मेजर्ड फ्रॉम ग्रीनविच। 328 का क्या मतलब हुआ? कुछ इधर ट्रू सन यहाँ पे नहीं होगा, और ये जो एंगल है वो 328 डिग्री 25.2 के बराबर होगा, यस सर। है ना? और इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको इक्वेशन ऑफ टाइम का एंगल कह दूं, which is equal to what? 300 माइनस 328 25 सही है कि नहीं? Which is equal to what? 1 डिग्री 34 yes or no? Yes, sir. 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर होता है, इक्वल टू 60 मिनट होता है। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट होता है। तो इस वैल्यू को अगर मैं टाइम में कन्वर्ट करूं, कन्वर्ट इनटू टाइम, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, और 1 डिग्री 34.8 x के बराबर होगा, तो x विल बी 4 इंटू 1 डिग्री 34.8 डिवाइड बाय 1 डिग्री। कन्वर्ट करो, 4 इंटू 1 डिग्री 34.8 डिग्री डिवाइड बाय 1 डिग्री इज इक्वल टू, अरे एक मिनट, कितनी वैल्यू आ रही है? 6 मिनट 19.2 सर। 4 इंटू 1.6.28 सबकी आ रही है वैल्यू? ये 6 मिनट 6.32 आ रहा था सर। 3 to 6.32। कोई बात नहीं। 1 डिग्री 34.8 डिवाइड बाय 1 डिग्री इज इक्वल टू
यार मेरी वैल्यू क्यों नहीं आ रही? 1 डिग्री 34.8 डिवाइड बाय 1 डिग्री 1.58 into में 4 6.32 करेक्ट 6 मिनट 19 सेकंड 1 मिनट 6 मिनट 18 कह लो 19 कह लो एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सही है। 6 मिनट 18 सेकंड। सो इक्वेशन ऑफ टाइम इज व्हाट? इट हैज टू बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मुझे बताओ अभी कौन आ गया? मीनसन आ गया, पॉजिटिव होगा। तो वैल्यू क्या होगी? मीन से ना गया। प्लस 6 मिनट 18 Yes, सेकंड 19 सेकंड। सही है कि नहीं? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? इस पूरी एक्सरसाइज कराने का मतलब क्या है? जस्ट बाय कंपेयरिंग एट एनी गिवन आवर any given time the time and GHA Truson we can calculate the equation of time also। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? अरे भैया कसो आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. सर यस कंसेप्ट समझ में आया? इक्वेशन ऑफ टाइम का कहाँ से निकाल सकते हैं, क्यों निकाल सकते हैं और उसका यूज क्या है? अब आते हैं इसका यूज क्या है इसका। हेलो, यस सर कोई बताएगा क्या यूज है इसका? हेलो, ये होमवर्क है तुम्हारा। फाइंड आउट कि इसका यूज क्या है। ओके सर चलो अब क्या कुछ न्यूमेरिकल्स करा दूं? यस सर फिर मैं एक बात बताऊं, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है ना तुमसे, फाइंड आउट तुम नहीं पता कर पाओगे, मुझे इसका भी मालूम है। बता दीजिए सर। तो बता दीजिए फिर। मतलब वो मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, बताना इसलिए नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा स्टैगर्ड हो गया। चल रहा है सर। स्टैगर्ड चल रहा है। देयर इज समथिंग कॉल्ड लैटिट्यूड बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड, मालूम है? यस सर। लैटिट्यूड बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड कोई चीज होती है। मालूम है सर। बस तो जब हम स्टैगर्ड ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम जब दोपहर की पोजीशन निकालते हैं, स्टैगर्ड ऑब्जर्वेशन करके सेकंड टाइम की दोपहर की पोजीशन, वो कौन से टाइम की पोजीशन आती है? टाइम पूछ रहा हूँ, टाइम। हाँ या ना? हेलो, सर आपकी आवाज कट रही थी जब आप बोल रहे थे। मैं ये कह रहा था बेटा कि जब हम लैटिट्यूड बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड निकालते हैं जिससे हमारे को एक पोजीशन लाइन मिलती है दोपहर को, और सुबह जब हम लॉन्ग बाय क्रोन लेते हैं और फिर सुबह वाली पोजीशन लाइन को हम दोपहर की पोजीशन लाइन पे ट्रांसफर करते हैं स्टैगर्ड ऑब्जर्वेशन लगा करके, रन लगा करके, तो हमारे को एक दोपहर की फिक्स मिलती है। क्या ये बात सही है? हाँ या सर। कुछ समझ नहीं आ रहा, बता रहा हूँ। यस सर, सही है। सही कह है वो कौन से टाइम की फिक्स मिलती है? जीएमटी टाइम की। बिल्कुल सही बात। अगर वो टाइम 12:12 है तो हमें जो फिक्स मिली वो कौन से टाइम की मिली? ये 12 मिनट। और हम जो कंपनी को नून पोजीशन भेजते हैं वो कौन से टाइम की भेजते हैं? 12 बजे की या 12:12 की? 12 बजे की। 12 बजे सर। 12 बजे की। तो हमें नून पोजीशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना, अगर 12:12 की पोजीशन आई है हमारी। तो यस सर। आ रही है बात समझ में? तो हमें रन उल्टा लगाना पड़ेगा। यस सर। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? मुझे मालूम है ऊपर सब ऊपर से जा रही है, सब एवरीथिंग इज गोइंग फ्रॉम ऊपर। यस सर समझ गए? तो जस्ट बाय लुकिंग एट द इक्वेशन ऑफ टाइम इन द मॉर्निंग आई विल कम टू नो कि मुझे जब दोपहर की पोजीशन निकालनी पड़ेगी, नून पोजीशन भेजनी पड़ेगी, तो मुझे रन उल्टा लगाना पड़ेगा या सीधा लगाना पड़ेगा? समझ में आ रही है उल्टा बात? सर। आ गई। ये सर समझ रहे हैं। हाँ, तो इक्वेशन टाइम का सिर्फ यही एक यूज है जो मुझे समझ में आता है। अदरवाइज प्रैक्टिकली हमारे लिए एज सच और कोई खास यूज, कोई खास सिग्निफिकेंस आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? मुझे मालूम है आधी से ज्यादा तो समझ नहीं आई हो, बट अगर मैं ये कहता कि तुम ढूंढ के लाओ, होमवर्क है तुम्हारा, तो क्या ये वाला आंसर ढूंढ के ला पाते? सर पूछ पाछ के तो पता ही कर लेते। नहीं पता लगता नहीं लगता है ना? तो मेरा पॉइंट क्या था, इसी बहाने, इस क्वेश्चन के बहाने मैंने तुम्हारे को थोड़ा सा स्टैगर्ड इंफॉर्मेशन दी, स्टैगर्ड में हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में समझाने की भी कोशिश कर ली, प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ नून पोजीशन क्या होता है वो, और जो पोजीशन आती है उसमें डिफरेंस क्या होता है। बैकरन जो मैंने बात करी, थोड़ी थोड़ी बात स्टैगर्ड के हिसाब से समझ में आनी शुरू हो गई होगी। क्या ये बात सही है? यस सर है ना? बस इतनी सी बात कर रहा हूँ। इसी बहाने कुछ समझाया, बहुत कुछ ही समझाऊंगा मैं अभी,
क्योंकि बहुत कुछ समझाने के लिए फिर पूरा स्टैगर्ड समझाना पड़ेगा। अभी टाइम बताओ कितना हो गया, फिर मैं कुछ क्वेश्चन कराऊं छोटे छोटे से, फिर बड़े क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो क्वेश्चन लिखो। एक नोट लिखो पहले, NOT, राइट डाउन वन नोट बिफोर डूइंग दीज क्वेश्चन। क्या लिखोगे नोट में? लिखो एट ऑल मेरिडियंस द ट्रू सन कम्स एट 12 LMT, सॉरी माय मिस्टेक, द ट्रू सन कम्स एट 1200 LAT। हेलो, तू समझ में आ रही है बात? अपूर्व अग्रवाल भाई कुछ तो बता दे यार। आ रहा है सर समझ में। समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन लिखो फिर। इफ द इक्वेशन ऑफ टाइम इज +6 मिनट, इफ द इक्वेशन ऑफ टाइम इज +6 मिनट, व्हाट इज द LMT ऑफ सन्स मेरिडियन पैसेज? What is the LMT of Sun's Meridian Passage? 1206, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। सबका हो गया? कोई किसी को नहीं समझ में आया तो बोर्ड पे करके दिखाऊं? मैं बताना ही नहीं चाहता यार। हो गया सर। अगला लिखो फिर। Find the equation of time at 1500 hours GMT when GHA true sun is 42 degree 04.7। सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज सर। हाँ, find the equation of time at 1500 hours GMT when GHA true sun is 42 degree 04.7। सर 11 minutes 41 seconds। प्लस और माइनस? सर प्लस। बिल्कुल सही आंसर। 11 मिनट 41 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। प्लस 11 मिनट 41 सेकंड। अगला दो। यस सर। Next question, at 1300 hours GMT when equation of time is 8 minutes, calculate GHA true sun। सर इक्वेशन ऑफ टाइम कितना था? बेटा -8 मिनट। ओके सर। हो गया भाई सबका? बहुत आसान था। डायग्राम बनाओ। सर 17 degrees। 17 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। भाई एक ही बच्चा आंसर दे रहा है, ऐसा क्यों भाई? इसी को समझ में आया कि कृष्णा ने? बाकी सबको भी आ रहा है कुछ कुछ। सर आ रहा है, आ गया आंसर। सेकंड टाइम तुम्हारा रिवीजन हो गया भाई। कुछ अच्छे क्वेश्चन दो इसके एग्जामिनेशन वाले, छोटा सा दूं बड़ा सा दूं। ये काफी फेमस क्वेश्चन है, जो काफी बड़ा क्वेश्चन है। कर नहीं पाओगे अगर पहले केपी के सर ने नहीं कराया होगा तो। ये एमएमडी में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन लिखो, कितने लोगों को समझ में आता है क्वेश्चन, यही काफी है। इफ द डेक्लिनेशन ऑफ सन इज, if the declination of sun is 10 degree 42 minutes north and decreasing, full stop, if SHA mean sun is 206 डिग्री 36.8 मिनट 36.8 मिनट, full stop, calculate equation of time। सर एक बार SHA की वैल्यू दोबारा रिपीट करेंगे। 206 36.8। हाँ जी 206 डिग्री 36.8। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? सर ये पीछे वाला समझा दीजिएगा, ये जो लिब्रा वाला होता है। हाँ, ये क्वेश्चन कराया था क्या केपी के सर ने? तो कराया तो समझ नहीं पाए थे। ये एमएमडी का काफी फेमस क्वेश्चन है सेकंड मेट के लिए। करा हुआ तो फिर ट्राई तो करो कम से कम। मैं तो कराई दूंगा बोर्ड पे। एमएमडी में ये कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन।
अरे फैन नहीं चलते यार। इफ दिस इज द सेलेस्टियल स्फीयर, दिस इज इक्विनॉक्शियल, दिस इज एक्लिप्स। अगर ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज है तो क्या ये लिब्रा होगा कि नहीं? हाँ सर। अगर ये बात सही है तो मुझे ये बताओ एस लिब्रा की वैल्यू कितनी होती है? सर 180। बिल्कुल सही। एक बात। दूसरी बात, अगर ये इक्विनॉक्शियल है, इफ दिस इज द इक्विनॉक्शियल, ये वाला, ये आगे वाला और ये पीछे वाला, सपोज हमारा ट्रू सन हमेशा ही एक्लिप्टिक पे चलता है, क्या ये बात सही है? सही बात है सर। और मान लेते हैं हमारा ट्रू सन यहाँ पर होता अगर, तो ये जो डेक्लिनेशन होती फॉर एग्जाम्पल 10 डिग्री होती नॉर्थ की, क्या ये बात सही है? यस सर। और हमारा जो सन है वो हमेशा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज एक्लिप्टिक पे चलता है, क्या ये बात भी सही है? बिल्कुल सही सर। यस। तो इस बात को जो मैंने अभी लिखा है, इसको क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता था कि डेक ऑफ सन इज 10 डिग्री नॉर्थ एंड इंक्रीजिंग, क्या ये बात सही नहीं है? बिल्कुल सही सर। भाई तेरे को समझ में आ रहा है, बाकियों को भी आ रहा है? सबको आ रहा है सर। सबको आ रहा है। अब इसी बात को, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है डेक्लिनेशन इज 10 डिग्री 42 मिनट नॉर्थ एंड डिक्रीजिंग, इसका मतलब क्या हुआ? हमारा सन कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे है, क्या ये बात सही है? और ये जो डिस्टेंस है वो डेक्लिनेशन है 10 डिग्री 42 मिनट नॉर्थ, क्या ये बात भी सही है? हाँ सर। पहले यहाँ तक डायग्राम बनाओ। अभी टाइम कितना हो गया? 40। चलो कोई बात नहीं, 2:30 बजे मेरी क्लास है। जिसने पूछा था उसको ये बात समझ में आई पोजीशन मैंने कैसे बनाई पीछे वाली? हाँ सही है, आ गई। अगर आ गई है तो ये डिस्टेंस SHA लिब्रा है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? पूरा यहाँ से वहां तक SHA what? सन ट्रू सन। ट्रू सन। तो इसको अगर मैं x कह दूं तो दिस इज इक्वल टू 180 प्लस x, हाँ या ना? यस सर ये एक बार फिर से बता दिए। SHA ट्रू बेटा मैं अभी बता ही नहीं रहा हूँ ये सारा, क्योंकि ये बहुत लंबा न्यूमेरिकल है, टाइम मेरे पास नहीं है। 2:30 बजे मेरी दूसरी क्लास है। सो आई एम होल्डिंग दिस क्वेश्चन फॉर मंडे को मेरी क्लास होगी मोस्ट प्रोबेबली, उसमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा। बाकी जिसने पूछा था मैंने बेसिक फंडा समझा दिया है, इसको डिटेल में मंडे को करेंगे। अगर घर पे तुमसे नहीं होता है या तुम्हें नहीं समझ में आया तो आई एम स्टॉपिंग द क्लास नाउ, ठीक है? सी यू ऑन मंडे सर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। बाय। बाय सर। तो अब नेविगेशन शुरू करें सर, आप लोग की याद हो तो। यस सर। उस दिन हमने एक क्वेश्चन दिया था, क्या था क्वेश्चन बताओ मुझे? डेक्लेरेशन था ना कुछ? किसी को मालूम है ये एंगल क्या कहते हैं इसको? एंगल ऑफ दिस इज ऑब्लिगिटी। इसकी वैल्यू होती है 2326.7। अगर ये ऑब्लिगिटी का एंगल है तो जो एंगल ये भी तो वही एंगल है। आ रही है बात समझ में? दिस इज आल्सो सेम एंगल। हाँ सर। ओके, तो हमारा जो सूरज था उस दिन मैं जो बात कर रहा था, हमारा सूरज यहाँ पे कहीं था, है ना? तो ये जो मेरिडियन पास किया, जो इक्विनॉक्शियल पे गिरा, उसकी जो परछाई थी, ये वाली परछाई, किसकी परछाई? ट्रू सन की परछाई। ये जो ट्रू सन की परछाई थी, इसका ये SHA था, ट्रू सन। क्या ये बात सही है? यस सर। किसी को समझ में नहीं आई हो तो बताओ। उसी मैंने इसके बारे में बात कर ली थी, इसलिए जल्दी करा रहा हूँ, है ना? तो SHA ट्रू सन, इसके दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमने। दो हिस्से मतलब 180 प्लस x, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 180, और ये जो डिस्टेंस है इसको मान लिया हमने x। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? आ गई सर। है ना? अब हमारे को निकालना था इक्वेशन ऑफ टाइम। SHA TS में अगर हम x को निकाल लें तो हमारे को पूरे SHA TS की वैल्यू मिल जाएगी।
हमारे को SHA मीन सन क्वेश्चन में दिया हुआ था गिवन। अगर हमारे पास ये है और ये है तो क्या हम इक्वेशन टाइम निकाल नहीं सकते? बिकॉज इक्वेशन टाइम इज ऑल्सो SHA ट्रू सन प्लस माइनस SHA मीन सन इज इक्वेशन ऑफ टाइम। क्या ये बात सही नहीं है? यस सर। बस यही करना था। अब इसको करना कैसे है, दैट इज द गेम। अब देखो जरा ध्यान से, इसको ये लिब्रा है, ध्यान से देखना जरा, बोर्ड पे समझ में आ रही है बात। तो ये ग्रीन वाला शैडो वाला सन और ये हमारा ट्रू सन, क्या ये बात समझ में आ रही है? ये जो डिस्टेंस है दिस इज x, ऑल ये मेरिडियन नहीं है, दिस इज मेरिडियन। ऑल मेरिडियन फॉल ऑन द इक्विनॉक्शियल एट 90 डिग्री। ये एंगल मुझे मालूम है 23 पेन क्यों नहीं चल रहे, 23, 26, 7 का। ये डिस्टेंस कितना है? डेक्लिनेशन 10 डिग्री 42 मिनट। क्या सबको ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला? यस सर। ब्लर आ रहा है सर। यार ब्लर आ रहा है, बाकी लोगों को ब्लर मिल रहा है क्या? यस सर, ब्लर है सर। ब्लर है, देखो ध्यान से देखो, यार ब्लर तो नहीं हो सकता यार, थोड़ा सा इंक की प्रॉब्लम है। रुको मैं पहले ये काम ही खत्म करूँ, तब तुम देखो। सर अब ठीक दिख रहा है। हाँ ठीक है यार, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। देखो ध्यान से देखो, तो मैं इंक भर लूँ जरा, इंक की प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। ट्राई करो तब तक जिसको दिख रहा है। हाँ जी, कुछ हो रहा है? ऐसा क्लियर है। तो सॉल्व करो इसको। सर वो एक बार 10 डिग्री 42 मिनट वाला बता दीजिएगा। हाँ 10 डिग्री बेटा डेक्लिनेशन है ना, तो ओके डेक्लिनेशन सर, ओके। है ना, तो सन तो वहीं पर ही है एक्लिप्टिक के ऊपर, तो इक्विनॉक्शियल से हाँ जो जी, उसका हाँ जी। डिस्टेंस है वो 10 डिग्री 42 मिनट होगा। मैं आ गया सर, समझ गया। दिस इज x, तो PZX ट्रायंगल बन गया है। हमारे को बस x की वैल्यू निकालनी है ना। सो इसको L कह दो, इसको T कह दो, इसको शैडो को S कह दो, LTS। सो अगर हम नेपियर रूल लगाएं, क्योंकि समथिंग इज 90 गिवन टू अस, S एंगल S इज 90, इसको छोटा L कह दो, इसको छोटा T कह दो, इसको छोटा S कह दो। सो x और L 90 माइनस बड़ा X, 90 माइनस कैपिटल L, इसको लिखो 90 माइनस छोटा है, ओहो x या t कह दो। हमारे को ये और इसको इन्वॉल्व करना है, तो साइन 90 माइनस t cos L इंटू, ये बात समझ में आई लोगों को? हेलो, यस सर। क्या समझ में? फॉर्मूला आपने उसके हिसाब से लगा दिया। इसको मिडिल पार्ट मान लिया, ये दोनों को इन्वॉल्व कर दिया, समझ में किसी की नहीं आई।
मैं जानबूझ के गलती की थी इसलिए। 10 एडजेसेंट होगा ना? बिल्कुल, यही मैं पूछना चाह रहा था। मैं जानबूझ के गलती इसीलिए करी ताकि कोई तो बोले, पर कोई बोलने नहीं आ सकता पर ठीक है, देख ही नहीं रहे उसका मतलब। साइन ऑफ मिडिल पार्ट इज साइन टी इज इक्वल टू टेंजेंट एल इंटू टेंजेंट 90 माइनस एल। क्या आप ठीक नहीं है? हेलो, यस सर। निकालो इसकी वैल्यू, डालो सबको। सर इक्वेशन ऑफ टाइम प्लस 3 मिनट्स 8 सेकंड आ रहा। हाँ ऐसे ही कुछ आएगा, करेक्ट। ओके सर। 10 एल की वैल्यू कितनी है? 1042 इंटू 10 90 माइनस 23 26 60। टी की वैल्यू कितनी आई? 25 डिग्री 49.2। Therefore, which is equal to x SHA true sun is equal to 180 plus x which is equal to 180 plus 25 49.8। सब लोग चेक करो क्या ये वैल्यू आ रही है सबकी? यस सर। ये हो गया 205 49.8 है ना। अब इसको यहाँ पे एक बार नोट कर लो। ये स्फेरिकल ट्रायंगल एक बार डायग्राम में बता दिए। हाँ व्हाई नॉट, श्योर। ये देख बेटा, ये नॉर्थ सेलेस्टियल पोल है, तो ये मरीडियन है जो पास कर रहा है सूरज से और जाता जाता गया साउथ सेलेस्टियल पोल। क्या ये बात सही है? इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। दिस इज एक्लिप्टिक का पोर्शन यस सर। और ये जो है वो इक्विनॉक्शियल का पोर्शन है। यस सर। तो क्या ये जो ट्रायंगल है वो स्फेरिकल ट्रायंगल नहीं होगा? यस सर। इस स्फेरिकल ट्रायंगल को मैंने बाहर निकाल दिया, देख ध्यान से। ये लिब्रा का पॉइंट ये रहा, ये लाल सन यहाँ पे था, ये पॉइंट ये रहा, इसकी शैडो यहाँ पे इक्विनॉक्शियल पे, ये पॉइंट ये रहा। तो ये हो गया इक्विनॉक्शियल, दिस इज एक्लिप्टिक, और ये हो गया मरीडियन, celestial meridian passing through the true sun falling on the equinoctial, and this angle is always 90. All meridians fall on the equinoctial at 90 degrees. ठीक है बेटा? यस सर। ओके सर। यहाँ तक हो गया सबका? बस क्वेश्चन खत्म हो गया। SHA मीन सन की वैल्यू कितनी दी हुई है? ये वैल्यू आ गई हमारे पास 205 49.8। SHA MS की वैल्यू बताओ कितनी दी हुई है? 206 डिग्रीज 36.8। 206 डिग्री। अब मुझे बताओ SHA मीन सन की वैल्यू बड़ी है या SHA ट्रू सन की वैल्यू बड़ी है? मीन सन। इसका मतलब पहली चीज, इक्वेशन ऑफ टाइम जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्या ये बात सही है? हाँ सर। दूसरी बात, इक्वेशन ऑफ टाइम शुड बी इन टाइम फॉर्मेट, नॉट इन एंगल फॉर्मेट। ये भी इंपॉर्टेंट है। सो अब जब इन दोनों को माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो एंगल फॉर्मेट में आएगी। हमें उस एंगल फॉर्मेट से टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। सो जो एंगल का डिफरेंस आएगा उसकी वैल्यू आएगी 47 मिनट। हाँ, 206 36.8 माइनस 205 49.8। इसको ऊपर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, ऊपर लेके जा रहा हूँ इसको यहाँ पर, यानी काफी ब्लर आ रही है यार सबको आ रही है क्या? यस सर। नो सर, क्लियर है सर, अभी इधर तो क्लियर है। क्लियर है सर। यार जिसको क्लियर नहीं मिल रहा है एक बार इन आउट करके देख लो। और अपने जो बैकग्राउंड में कोई ऐप वगैरह चल रहा हो सब बंद कर लेना प्लीज। कोई लोकेशन भी कई बार होती है, लोकेशन भी डाल के रखते हो, लोकेशन ही बंद कर देना। यस सर। अभी ठीक है सर। ठीक है चलो। सो 206.8 माइनस 205 49.8, दिस इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 10.2 40 मिनट, या फिर 0 डिग्री 47 मिनट इज द आंसर। अब ये जो है ये एंगल फॉर्मेट है, याद रखो। हमारे को टाइम, इक्वेशन ऑफ टाइम शुड बी इन टाइम फॉर्मेट। सो इसको एंगल फॉर्मेट को कन्वर्ट भी करना है। कैसे? 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, 0 डिग्री 47 मिनट इज इक्वल टू x। इसको कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारे को मिलेगा प्लस 3 मिनट। कितना आ रहा है? 3 मिनट कितना? 8 सेकेंड। दिस इज द आंसर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टाइम। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आया एग्जाम में, ध्यान से समझ लो। किसी को डाउट है तो मुझे बताओ, मैं दोबारा समझाऊं।
रमनदीप बेटा समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है सर। केशव अग्रवाल हाँ सर। हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म करें या कुछ और इसमें पूछना है? सर वो एक डे लाइट वाले न्यूमेरिकल भी करवा दो। डे लाइट वाले न्यूमेरिकल, ओके ठीक है जी। डे लाइट वाले न्यूमेरिकल लिखो, क्वेश्चन लिखो। इन व्हाट लैटिट्यूड will the longest day be 3 times the shortest night? In what latitude will the longest day be 3 times the shortest night? ये वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इनको अगर क्वेश्चन के हिसाब से समझोगे तो कम समझ में आएगा। इनको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग। कैसे? कोई बताएगा? कल 1 अगस्त थी, कल शाम को सनसेट कितने बजे हुआ था? हेलो, यस सर। कितने बजे सनसेट हुआ था? सर 6:45 7 के आसपास हुआ था। 6:30 ठीक है, बाद ही हुआ था। नहीं, सनसेट की उसके बाद ट्वाइलाइट आ गई ना बेटा, एक ट्वाइलाइट भी तो है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट सनसेट। मैं सिर्फ सनसेट की बात कर, अगर मैं सनसेट की बात करूं तो तकरीबन 6:30 के आसपास सनसेट हुआ होगा और सुबह तकरीबन 5:30 बजे सनराइज हुआ होगा, मोटा मोटी। तो कितने घंटे का सनराइज टू सनसेट का टाइम हो गया, बताओ मुझे। हेलो, यस यस सर। कितने घंटे का हो गया ये तो बता दो। डे लाइट। हाँ, 13 घंटे, बिल्कुल सही बात है। और नाइट टाइम कितना हो गया? 11 घंटे। यस सर। आ रही है मेरी बात समझ में? तो अगर मैं ऐसा कहूं, कल के दिन द डे टाइम वाज 2 आवर्स मोर देन द नाइट टाइम, क्या ये बात गलत है? नहीं सर। नो सर। अब चलते हैं थोड़ा सा पीछे, मतलब 21 जून वाले दिन। 21 जून को आप लोग यहीं थे, दिल्ली में थे, मतलब इंडिया में थे, मैं भी इंडिया में था। 21 जून वाले दिन की मैं बात करूं, मोटा मोटी रात को 8 बजे तक भी अंधेरा नहीं होता था। याद आ रहा है कुछ? लॉन्गेस्ट डे। सुबह 5 बजे ही लाइट हो जाती थी तकरीबन, फर्स्ट क्लास। हेलो, समझ में आ रही है बात? यस सर। अब हम लोग सब है 30 डिग्री के आसपास, 30 डिग्री नॉर्थ पे मोटा मोटी, और 21 जून पे समर सॉल्स्टाइस का दिन होता है। क्या ये बात सही है? सही बात है। समर सॉल्स्टाइस यानी कि मैक्सिमम डेक्लिनेशन ऑफ सन इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जिस दिन समर सॉल्स्टाइस का दिन होता है, सारे नॉर्थ के लैटिट्यूड के ऑब्जर्वर्स को पूरे साल भर का सबसे बड़ा दिन मिलता है। क्या ये बात सही है? यस सर। तो 21 जून वाले दिन जब समर सॉल्स्टाइस का दिन होगा, सभी नॉर्थ वालों के लिए लॉन्गेस्ट डे होगा पूरे साल का। हाँ या ना? यस सर। यस इसका मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन है वो लॉन्गेस्ट डे की बात कर रहा है। तो नॉर्थ वालों के लिए लॉन्गेस्ट डे होगा 21 जून को और साउथ वालों के लिए लॉन्गेस्ट डे होगा 23 दिसंबर को। क्या ये बात भी सही है? 22 दिसंबर में 22 बोल लो, कोई बात नहीं, 22 23 कोई गल है, 22 मान लो, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है शमित? ये सर अभी तक तो आ रही है। तो अगर हम कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जर्वर को पकड़ लेते हैं, नॉर्थ वाला या साउथ वाला फॉर एग्जांपल, तो नॉर्थ के हिसाब से अगर मैं काम करूं तो जो नॉर्थ का ऑब्जर्वर होगा उसके लिए सबसे बड़ा दिन समर सॉल्स्टाइस पे होगा और जो साउथ वाला होगा उसके सबसे बड़ा दिन विंटर सॉल्स्टाइस पे होगा। इसका मतलब इनडायरेक्ट मेरे को क्वेश्चन में डेक्लिनेशन ऑफ सन दिया हुआ है। क्या ये बात सही है? यस सर। 23.5 मत लेना उसको, 23 डिग्री 26.7 लेना। सो नॉर्थ के ऑब्जर्वर के लिए, फॉर अ नॉर्थ ऑब्जर्वर, डेक्लिनेशन ऑफ सन इज गिवन एज 23:20। क्या ये बात सही है? इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल पी इज डे टाइम एंगल। क्या ये बात सही है? यस सर। अगर ये डे टाइम एंगल है तो डे टाइम एंगल को अगर मैं 15 डिग्री से डिवाइड कर दूं तो क्या ड्यूरेशन ऑफ डे आ जाएगी? हाँ जी यस सर। सो हमारे क्वेश्चन में हमारे को ये दिया हुआ है कि जो नाइट टाइम है वो अगर x है तो डे टाइम इज इक्वल टू 3x। क्या ये बात सही है? यस सर। ऐसा क्यों? जब हमारा लॉन्गेस्ट डे होगा उस दिन हमारी शॉर्टेस्ट नाइट भी तो होगी। यस सर। लॉजिकल सी बात है, तो इट इज फिक्स। सो इन दोनों का सम x प्लस 3x इज 24 आवर्स है कि नहीं? प्लस Yes, और sir. इट इज इक्वल टू 360 डिग्री।
यानी कि ये जो पूरा एंगल है ये तो 360 का ही बनेगा, और ये पीछे वाला टाइम क्या है, नाइट टाइम एंगल। आ रही है बात समझ में? यस सर। बस हो गया। हाँ जी सर। सो अगर हम इस पूरे इशू को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, यानी कि ये वाले ट्रायंगल में, यानी सनराइज टू सनसेट का जो पूरा एंगल है उसको हम सनराइज टू मर पास तक में डिवाइड कर दें, ये जो एंगल बनेगा ये p/2 हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस होगा ये हमेशा 90 के बराबर होता है या ना? यस सर। सो अगर हम इस ट्रायंगल को बाहर निकालें, P Z rising, this distance is 90, this छोटा z is 90 minus declination, this x यही हमारे को निकालना है, और ये जो एंगल है p/2, कैसे पता लगा p/2 क्या होगा? कोई बताएगा मुझे? ये जो इक्वेशन मैंने बनाई थी इसी को सॉल्व कर लेते हैं। और x = 360, so x = 90, x हमने क्या लिया था? नाइट टाइम, so 3x = डे टाइम एंगल ये पूरा था, दिस कंप्लीट इज 270, हमें p/2 चाहिए, तो 270 डिवाइड बाय 2 इज 135 डिग्री। तो क्या ये एंगल 135 के बराबर नहीं होगा? सोच के बताओ। यस सर। ध्यान से समझ लो पहले, बस अब हो गया क्वेश्चन खत्म। x निकाल लो, सिंपल, pz ट्रायंगल लगा करके। हाँ जी, बात समझ में आ रही है? यस सर। आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सर ऐसा ही एक और क्वेश्चन था, वो अगर आप समझा दें बाद में। हाँ मैं समझा दूंगा, अगली क्लास में समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। I'll take it up in the next class, no issues, ठीक है? ओके सर। चलो आज की क्लास यहाँ खत्म कर रहा हूँ, परसों मिलेंगे। फिर यहाँ पे जो दो एक क्वेश्चन तुम्हारे और हैं इसके नेविगेशन के, वो देख लूंगा, और फिर जो मुझे समझाना है फिर मैं वो समझाऊंगा, ठीक है? हर एग्जाम, जैसे हम कोई मैच खेलने जाते हैं या हम कोई भी काम करें, एक स्ट्रैटेजी होनी जरूरी है ना। स्ट्रैटेजी से जाएंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। तो सबसे पहली बात कि हमारे पास कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या स्ट्रैटेजी? कि हमें तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहला काम जो मैं समझता हूँ करना चाहिए, करोगे नहीं ये मुझे मालूम है, बट मेरा काम तुम्हें गाइड करने का। आप अपने टॉपिक्स लिखें, यानी कि सब्जेक्ट, सेलेस्टियल नेविगेशन, TCN, BEQ, क्या बोलते हैं इसको, शिप, स्टैब, कंस्ट्रक्शन, कार्गो, क्या रह गया, 1 2 3, मेट्रोलॉजी, ये सब ऐसे टॉपिक्स ये बनाए, मेन हेडिंग। अब इसमें लिखे आप टॉपिक्स, कि इसमें टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं, ऑल टॉपिक्स टू बी लिस्टेड डाउन। सारे टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो, ऑल टॉपिक्स, ठीक है? अब जब ये आइडेंटिफाई हो जाए तुम्हारा सारे टॉपिक्स, फिर उसमें टिक करो कि मेरे को कौन सा आता है, कौन सा नहीं आता, कौन सा बीच का है, आधा अधूरा सा आता है, ऐसे सबको टिक करो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टॉपिक्स कि तुम्हें कितना आता है, कितना तुम्हारे को बिल्कुल नहीं आता, किसी का थोड़ा आधा अधूरा सा आता है। इसको करने के बाद देखो सबसे ज्यादा तुम्हें कौन सा मेन टॉपिक आता है, यानी आउट ऑफ दिस टॉपिक सबसे ज्यादा कौन सा आता है। जो सबसे ज्यादा तुम्हें अच्छे से आता है टॉपिक, उसको पहली प्रायोरिटी मानो, उल्टा करो। बताता हूँ क्यों। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से तुम्हारे को सबसे अच्छा टॉपिक लगा कि सबसे ज्यादा मुझे मेट्रोलॉजी में आता, मेट्रोलॉजी में 10 टॉपिक थे, 7 मुझे आते हैं, 1 थोड़ा थोड़ा आता है, 2 मुझे नहीं आते, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करो, मेट्रोलॉजी को ही उठाओ। मेट्रोलॉजी को उठा के जो चीज तुम्हारे को नहीं आती है उसको पढ़ के समझ के खत्म करो। उससे क्या होगा, तुम्हारा एक टॉपिक खत्म हो गया, कंप्लीट, एक सब्जेक्ट खत्म हो गया। दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। तो धीरे धीरे ऐसे मूवमेंट करो, जो सबसे मुश्किल तुम्हारे को लगता है वो सबसे आखिरी में करो। अदरवाइज क्या होगा, अगर जो सबसे मुश्किल टॉपिक है उसको सबसे पहले करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, क्योंकि उसको करने में बहुत टाइम चला जाएगा, तो बाकी सारे टॉपिक्स की टेंशन होनी शुरू हो जाएगी। कैसे, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। है ना? सो ये स्ट्रेटजी अगर तुम लोग एग्जाम के लिए अपनाते हो, दिस विल गिव यू 2 3 4 चीजों की अंडरस्टैंडिंग देगी। एक, तुम्हें पता लगेगा सिलेबस है क्या। अभी तुम्हें यही नहीं पता सिलेबस क्या है, हमने कितना करा दिया है, कितना हमने छोड़ा दिया है, अगर छुड़वाया तो, है ना? एक बात। प्लस यू विल नो कि मेरे को कौन से टॉपिक्स में मुझे अच्छे से आता है, कौन से टॉपिक मुझे आधे अधूरे आते हैं, कौन से टॉपिक मुझे नहीं आते। एक लिस्ट आउट हो जाएगा इसी टाइम पे। और फिर स्टार्ट विद द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट ऑफ योर, यानी कि हर आदमी अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएगा इसके बाद कि मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, उसको सबसे पहले खत्म करना है।
और जो सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट है उसको सबसे बाद में खत्म करो। आत्मा सिंह, बात समझ में आ रही है? यस सर, समझ आया। क्या ये स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही है या नहीं? सर बहुत अच्छी है स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी बनाओ। दूसरी बात, ये तो होगी एक स्ट्रैटेजी। फिर दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है? दूसरी स्ट्रैटेजी है, लेट्स टॉक अबाउट सेल लैब। सेल लैब में मेरे को 101 सेकंड, सेल लैब में मेरे को 140 नंबर पास के लिए चाहिए। क्या ये बात सही है? 140 इज पासिंग एंड इन टीसीएन आल्सो 140। पहले मैं सेल लैब की बात बता रहा हूँ। सेल लैब में 2 सेक्शन है, पार्ट ए, पार्ट बी। क्या ये बात सही है? देखा किसी ने पेपर? यस सर। इसमें से जो पार्ट बी है वो 140 नंबर का आता है। इसमें एक 1 चॉइस आती है और ये 60 मार्क्स का आता है। इसमें भी एक चॉइस आती है। क्या ये बात मालूम है तुम लोगों को? यस सर। तो जो ये सेल लैब की बात करूं, ये 140 मार्क्स जो हैं ये फ्री के नंबर है। एक्सेप्ट स्टैगर में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़े समझदारी की जरूरत है। अगर स्टैगर वाला पार्ट मैं छोड़ दूं जो कि 35 नंबर का है, बाकी नंबर फ्री के नंबर है। कहने का मतलब क्या है? जब हम सेल लैब का एग्जाम करने जाएंगे पहली बार, तो हम पहले 140 मार्क्स को इसको अटेम्प्ट करेंगे। दिस इज इजियर पार्ट एक्सेप्ट स्टैगर। फिर हम इसको चॉइस कर लेंगे, हैंडल करना है इसको। तो इसके जो टॉपिक्स हैं इसको पहले मजबूत करो, बी स्ट्रॉन्ग ऑन दिस 140 मार्क्स। तो ये फ्री के नंबर है मेरे हिसाब से, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सेक्शन ऑल्टीट्यूड, इंडेक्स एरर, डिप लगाओ, टोटल करेक्शन लगाओ, आंसर आ गया। फिर जो फॉर्मूला एक दिया हुआ फॉर्मूला लगाओ, आंसर पीएल निकाल लो। यही है ना? हाँ या ना? यस सर। कुछ है ही नहीं इसमें। सारा गेम या तो डिफिकल्ट पार्ट है ये वाला, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, या स्टैगर में थोड़ा दिमाग लगाना है बस। स्टैगर के 35 नंबर निकल भी गए, मान लेते हैं 35 नंबर तुम्हारे 0 हो गए, ऐसा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से 35 गए, यहाँ से 60 निकाल लो, 40 निकालो, तब भी पास हो जाओगे। तो हर एग्जाम की पेपर वाइज स्ट्रेटेजी भी बनानी जरूरी है कि मुझे अगर सेल लैब का पार्ट करना है तो मुझे किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, मुझे नंबर भी खींचने हैं। हाउ टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम नंबर्स आउट ऑफ द गिवन लॉट। टेंशन अपने आप कम हो जाएगी। पीसीएन की बात करूं, पीसीएन में पेन चेंज करता हूं। पीसीएन के अंदर में हमेशा उल्टा पेपर स्टार्ट करना है। उल्टा मतलब कभी भी चार्ट वर्क पहले नहीं करना है। क्या करना है? तुम्हारा सबसे 8वां क्वेश्चन या 9वां क्वेश्चन जो होता है वो चार्ट सिंबल्स का होता है। क्या ये बात सही है? यस सर। चार्ट सिंबल्स, फिर आता है टाइड का शॉर्ट क्वेश्चन, फिर तुम्हारा आता है डेज वर्क का क्वेश्चन, फिर तुम्हारा आता है ग्रेट सर्कल का क्वेश्चन। क्या ये बात सही नहीं है? ये चारों क्वेश्चन फ्री के नंबर है, तो इतना भारी काम नहीं है इसको लेना। पहले ये अटेम्प्ट करना है, फिर चार्ट वर्क पे जाना है। एक तो भूल ही गया मैं, पैसेज प्लान, और भी आसान क्वेश्चन, सबसे आसान पार्ट। पैसेज प्लान इज द इजीएस्ट पार्ट। मेरी बात समझ में आ रही है लोगों को? यस सर। हाँ सर, तेरे को ही आ रही है, बाकी कोई भी सुना है? शमित पक्का आ रही है सर। आ रही है समझ में? यस सर, सुन रहा हूँ। सर एमएमडी एग्जाम में भी ऐसी मतलब किसी सीक्वेंस में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कोई मना नहीं कर रहा। ओके सर। भाई लॉजिक में वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्ट्रेटेजी बनाओ, स्ट्रेटेजी। कभी भी याद रखो, चार्ट वर्क पहले ही शुरू मत कर देना, कभी नहीं करना, फंस जाओगे। क्योंकि चार्ट वर्क कभी खत्म नहीं होता है। अगर शुरू कर दोगे 3 घंटे में खत्म नहीं होगा। तो पहला ये इसको उल्टा स्टार्ट करना है पेपर को। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सिमिलरली शिप स्टेबिलिटी की बात करूं तो तुम्हें पहले 2 स्टेबिलिटी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। दैट इज श्योर शॉट 100% मार्क्स। 100% मतलब अगर 50 नंबर के क्वेश्चन है तो 50 में 50 नंबर मिलेंगे उसमें। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? ये लॉजिक है, ये स्ट्रेटेजी है, बनाओ और अपने हिसाब से बनाओ। मैंने एक गाइडलाइंस दे दी है तुम्हारे को। अब आप लोग देखो, कोई बंदे को लगता है कि मैं इसमें ज्यादा अच्छा हूं तो मैं वो अच्छा पहले करूंगा, इट्स ओके। स्ट्रेटेजी एज पर यू। मेरा काम है एक जनरल गाइडेंस देने का 40 बच्चों को, ठीक है? हर आदमी अपने हिसाब से हल्का हल्का मॉडिफाई कर ले। सर कार्गो में सर क्या करें? सर कार्गो में, सॉरी सर कार्गो में, सर कार्गो में सारे थ्योरी के क्वेश्चन हैं जो तुम्हारे टैंकर के न्यूमेरिकल है, उसको पहले करो भाई, जिसमें नंबर पूरे पूरे मिलते हैं। मेरा हिसाब से मेरा फंडा क्या है, जिसमें नंबर मुझे पहले पूरे मिलेंगे थ्योरी वाले क्वेश्चन में, पेपर के अंदर में, तो वो मैं पहले कर लूंगा। उससे फायदा भी होगा, उससे जो पेपर चेक करेगा उसके इंप्रेशन भी अच्छा जाएगा कि भाई बंदे ने सब ठीक कर रखा है। तो मैगल पार्ट थ्योरी भी अच्छी होगी, फ्री के नंबर मिल जाएंगे तुम्हें एक्स्ट्रा। हाथ से जहाँ निकाल लोगे उसके पेपर। प्लस एक और काम करना, फिर होती है पेपर करने की स्ट्रेटेजी, यानी पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, प्रेजेंटेबल बनाना है। देयर इज समथिंग कॉल्ड हाउ टू मेक योर पेपर प्रेजेंटेबल टू द एग्जामिनर हु इज चेकिंग द पेपर। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। कई लोग इसको पता नहीं लगता कि ये क्या करना है। वो क्या मतलब है उसका कि भाई जो तुमने जिस कॉपी पे पेपर कर रहे हो उस कॉपी पे मार्जिन्स ड्रॉ करो और खुला खुला लिखो। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? मार्जिन्स क्या होते हैं, है ना? मार्जिन्स ड्रॉ करो, दोनों साइड ड्रॉ करो मार्जिन। यहाँ पर लिखो
खुला खुला लिखो, साफ सुथरा लिखो, डायग्राम्स बनाओ ज्यादा से ज्यादा, पेंसिल से डायग्राम बनाओ, और सिर्फ एक ही पेन यूज करना, या तो ब्लू पेन यूज करना या फिर ब्लैक पेन यूज करना। डू नॉट यूज एनी अदर पेन, डू नॉट यूज एनी व्हाइट इंक। कोई गलती हो जाए तो स्ट्राइक ऑफ, बस बात खत्म। रेड पेन बिल्कुल नहीं यूज करना, कहीं पर भी यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली नो। रेड पेन और एनी अदर पेन, कई लोग ओम बनाते हैं, पता नहीं क्यों बनाते हैं, कई लोग कुछ और लिखते होंगे, कई लोग क्रॉस बनाते होंगे, ये सब नहीं करना पेन के अंदर में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है भाई जसवीर सिंह? हाँ जी। कोई और क्वेश्चन है भाई कनिष्क कश्यप? या मेरी बात तेरे क्वेश्चन से बताया मैंने कि जो टेंशन हो रही है तो उसका सोल्यूशन क्या है? दिस इज द सोल्यूशन फॉर रिमूविंग द टेंशन। क्योंकि हे वायर करोगे, कुछ भी पढ़ लिया, कुछ भी कहीं से पढ़ लिया, कोई फायदा नहीं होगा, टेंशन बढ़ती रहेगी। ऑर्गेनाइज करो अपने आप को। सर चार्ट वर्क सर, अभी जैसे कि आपने बोला वो पार्ट भी हम लोग करेंगे पहले सर, उस हिसाब से तो पार्ट हमारा छूट ही जाएगा। कनिष्क मुझे तेरी आवाज ना ढंग से आ नहीं रही, थोड़ा दोबारा बोल बेटा। सर जैसे चार्ट वर्क में आपने बोला ना कि पार्ट भी पहले करना, तो ऐसे तो सर चार्ट पार्ट ए तो छूट ही जाएगा सर उस हिसाब से। अच्छा एक काम करिए, इस बार जब एग्जाम होगा ना तो कोशिश करना जो मैंने बताया उसका उल्टा चलने की, एंड यू विल गेट द आंसर ऑन योर ओन। सर ये टाइम सर एक्सपेरिमेंट करने का नहीं है सर। अभी तो बता रहा हूँ मैं, जब व्हेन आई एम गिविंग यू द क्लियर गाइडलाइंस देन व्हाई यू थिंक कि आई एम नॉट सेइंग द राइट थिंग। हमारे पास भी तो मैं सर वो नहीं बोल रहा था सर, मैं वो पूछ रहा था जैसे कि चार्ट वर्क में सर अभी नहीं छूटेगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा। चार्ट वर्क के अंदर भी एक स्ट्रेटजी है, इसके अंदर भी चार्ट वर्क में क्या स्ट्रेटजी है भाई? तुम्हारे आसान क्वेश्चन कौन से हैं? तुम्हारे आसान क्वेश्चन है चार्ट वर्क की मैं बात करूं तो प्लानिंग नहीं, पैसिव प्लान तो मैंने पहले ही बोल दिया, वो सबसे आसान है वो। अरे यार टॉपिक्स क्या थे वो तुम्हारे? हॉरिजॉन्टल सेक्सटेंड एंगल, एचएसए, याद आ रहा है कुछ? हाँ सर, यस सर। HSA और 3 पॉइंट बेयरिंग। नहीं, सबसे आसान टॉपिक ये है मेरे हिसाब से। इसका क्वेश्चन आता है सबसे पहले, इसको अटेम्प्ट करो, मतलब सबसे पहले बता, जब चार्ट वर्क पे आओगे तब इसको अटेम्प्ट करना पहले, है ना? फिर तुम्हारा 3 पॉइंट बेयरिंग। सर HSA और पोजीशन सर्कल में एक आता है। हाँ मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ज्यादा एचएसए ही आता है, 3 पॉइंट बेयरिंग, एचएसए। तो ये एचएसए सबसे आसान है, जो आसान चीज है उसको हैंडल करना पहले, है ना? डिफिकल्ट चीज को बाद में हैंडल करना। मेरा फंडा ये है, फर्स्ट हैंडल द इजीएस्ट पार्ट, देन हैंडल द डिफिकल्ट पार्ट। तो तुम्हारे हिसाब से जो इजी है उसको पहले हैंडल होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो। आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर। हाँ जी, और कुछ पूछो तो फिर खत्म करें, पढ़ाई पे चले। कंस्ट्रक्शन और लॉ के बारे में कुछ टिप्स बता दीजिए भाई। कंस्ट्रक्शन और लॉ में क्या है, कंस्ट्रक्शन के 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो डायग्राम बनाने का, एक डेफिनेशन आती है ना, मोटा मोटी। तो पहले तो स्टेबिलिटी वाले दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अगर तुम्हें लगता है तुम ड्राइंग में अच्छे हो तो फिर कंस्ट्रक्शन ले लो। अगर तुम्हें लगता है कि सेफ्टी वाला पार्ट है, एनके वाला पार्ट है, उसके अंदर में वो करना है, वो आसान है, वो कर लो। मतलब यू हैव टू प्ले अराउंड विद योरसेल्फ कि तुम्हारे हिसाब से क्या आसान है, उसको मुझे पहले हैंडल करना। सिंपल सी बात ये। नंबर देखो, कंस्ट्रक्शन में भी नंबर करते हैं क्योंकि थ्योरी है, लॉ में भी नंबर करते हैं क्योंकि थ्योरी है, पर सबसे अच्छी बात है उसमें 120 पासिंग है। 120 में से 50 नंबर तो स्टेबिलिटी से आ जाते हैं, फ्री के। मैं उसको फ्री के कहता हूँ क्योंकि वो शॉर्ट आते हैं। 50 नंबर तो 70 नंबर लेने हैं। अब 70 नंबर की स्ट्रेटेजी क्या है? अगर एक, ये दोनों क्वेश्चन मैं कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, एक तो डेफिनेशन आती है, एक डायग्राम बनाने का होता है, मोस्टली 99% ऐसे ही आता है। तो 25 नंबर के क्वेश्चन है वो सारे के सारे। तो एक डायग्राम अगर बना लोगे तो 25 में से 20 नंबर तो मिल ही जाएंगे। डेफिनेशन लिखोगे 25 में से 20 नंबर उसके मिल जाएंगे, 40 नंबर यहाँ पे आ गए, तो 50 90 तो यहाँ सिक्योर हो गए। एक सेफ्टी का क्वेश्चन, एक एनके वाला क्वेश्चन, निधि मैम वाला क्वेश्चन, वो अटेम्प्ट कर लोगे, पासिंग मार्क्स तो वैसे ही हो जाते हैं। तो ये बात समझ रहे हो? यस है ना? तो यू हैव टू सी एज पर योर कि तुम्हारा कैलिबर क्या है, तुम्हें क्या आसान और क्या डिफिकल्ट लगता है। बट मोटा मोटी आइडिया इज टू फर्स्ट सिक्योर दी पासिंग मार्क्स की स्ट्रेटेजी बनाओ। पासिंग मार्क्स के बाद सिक्योरिंग मतलब स्कोरिंग की स्ट्रेटेजी बनाओ, कैसे और ज्यादा स्कोर करना है ताकि हम उसको मूव ऑन कर पाए। कि कहीं अटक गए, कोई चीज गलत हो गई तो हम उसको भी अल्टीमेटली